जय हिंद मेरे डियर साथी। मैं आपका साथी विकास और आज हम देखने वाले हैं डी फार्मा सेकेंड ईयर का फार्माकोथेरापेटिक्स का सुपर 25 क्वेश्चन की जो सीरीज जारी की गई थी और आज हम पहुंच चुके हैं फार्माकोथेरापेटिक्स पे। ठीक है, हमारा दो सब्जेक्ट और बचा हुआ है, एक बायोकेमिस्ट्री तथा एक हॉस्पिटल बचा हुआ है और एक और बचा हुआ ईडीएम। ठीक है, इन्वायरमेंटल डिजास्टर मैनेजमेंट वाला है। ठीक है, उसको हम देखेंगे। हमारा पूरा तरह से यानी जितने भी सेकेंड ईयर की जितने भी सब्जेक्ट हैं उनका सुपर 25 क्वेश्चन की सीरीज हमारी ख़त्म हो जाएगी। ठीक है, इसके पहले यदि आपको बता दिया जाए तो हमने लाइन इथिक्स का, ठीक है, और फार्माकोलॉजी का, कम्युनिटी फार्मेसी का हमने क्या कर दिया, अच्छे से डिटेल में कवरअप कर लिया। और हमने क्या कर दिया, अपने चैनल पे प्ले स्टोर में सबको क्या कर दिया, सुपर 25 क्वेश्चन की एक प्ले लिस्ट बनाई गई है, उसी में हम सबको क्या कर दिए हैं, इंक्लूड कर दिए हैं सारे सब्जेक्ट का। ठीक है, तो आज हम इसमें देखने वाले हैं फार्माकोथेरापेटिक का सुपर 25 क्वेश्चन। इसमें क्या क्या इंक्लूड रहेगा उसे बता देते हैं। यदि लॉन्ग क्वेश्चन आंसर की बात की जाए, ठीक है, लॉन्ग क्वेश्चन आंसर की बात की जाए तो आपको इसमें मिलने वाले हैं। ठीक है, ये आपके सामने लॉन्ग क्वेश्चन आंसर है। ठीक है, ये जो 5 नंबर का आता लॉन्ग क्वेश्चन आंसर है, 1 से स्टार्ट किया गया है और ये आपके 10 क्वेश्चन इसमें है। ठीक है, 9 क्वेश्चन आपको देखना पड़ेगा। 10वां जो क्वेश्चन रहेगा 1 नंबर का रहेगा, जो 30 MCQ इसमें या 30 एक नंबर के क्वेश्चन होने वाले हैं। ठीक है, तो लॉन्ग क्वेश्चन को आंसर हमने देखा जाएगा टोटल 10 यहाँ से। ठीक है, 10-11 समझ लीजिए। ठीक है, 10-11 समझ लीजिए। और शॉर्ट जो आंसर, ठीक है, शॉर्ट जो रहेगा वो भी कितना रहेगा आपका होने वाला है। ये टोटल और टोटल 14 क्वेश्चन इसमें कंसीडर किए गए हैं शॉर्ट। ठीक है, यहाँ से 3 नंबर वाला। ठीक है, तो यहाँ से देखा जाए तो 14 से 15 क्वेश्चन इसमें है, तो टोटल देखा जाए तो आपके कितने हो गए, 25 हो गए अकॉर्डिंग टू इसके लेकर। ठीक है, ये हो गए। और लास्ट में क्या करेंगे, 1 मार्क में जितने आपके MCQ आते हैं उसको, ठीक है, 1 नंबर वाले में, ठीक है, 1 मार्क के जितने तुम्हारे रहेंगे वो 30 नंबर का, कितने, 30 मार्क का, मतलब 30 क्वेश्चन हम इसमें देखने वाले हैं 1 नंबर वाले में। तब हमारा जाके ये सुपर 25 क्वेश्चन की सुपर, ठीक है, फार्माकोथेरापेटिक वाले पोर्शन में ख़त्म होगा। ठीक है, तो इस तरह से देखा जाए आपको इतनी चीज़ें करनी पड़ेगी। अब मान लेते हैं आपको इसका नोट चाहिए फार्माकोथेरापेटिक्स का, तो इसकी जो प्राइस है तो तुम्हारे पास कितना हो जाएगा, 30 रुपीज़ है। हमारे कॉन्टैक्ट मतलब इसी के डिस्क्रिप्शन में हम अपना मोबाइल नंबर देंगे, तो वहाँ से केवल व्हाट्सअप करके आप क्या कर सकते हैं, इसका PDF मंगा सकते हैं। ठीक है, तो चलिए अपना स्टार्ट करते हैं। ये जो सीरीज जारी की गई है उसमें फार्माकोथेरापेटिक्स के बारे में यदि कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में हमें लिख के बता सकते हैं, पूछ सकते हैं या बता सकते हैं। ठीक है, क्योंकि ये एज ए आप समझिए टीचर ने एक भाई की तरह पढ़िए, दोस्त की तरह पढ़िए, जो बेहिचक आप कोई भी क्वेश्चन यानी आराम से पूछ सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं अपना प्यारा सा क्वेश्चन एंड विथ आंसर के साथ। ठीक, तो इसमें सबसे पहले क्वेश्चन आपसे पूछ दिया है, ध्यान से सुनिए, कह दिया डिफाइन फार्माकोथेरापेटिक्स, यानी जो ये फार्माकोथेरापेटिक्स दिया इसे डिफाइन करना पड़ेगा। एंड गिव द स्कोप एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ द फार्माकोथेरापेटिक्स, मतलब नाम का सब्जेक्ट का जो नाम है उसी को आपको क्या करना पड़ेगा, अच्छे से डिफाइन करना पड़ेगा। उसका स्कोप क्या है वो डिफाइन करना पड़ेगा। इसका इस सब्जेक्ट का उद्देश्य क्या है ये आपको क्या करना पड़ेगा, डिफाइन करना रहेगा। ठीक है, तो चलिए इस क्वेश्चन का आंसर आपके सामने ये रहा। ठीक है, ये रहा। याद रखिए आपको एग्जाम में क्वेश्चन कहीं नहीं लिखना है, आप स्केच का प्रयोग कर सकते हैं ऐसे लिखने के लिए। तो सबसे पहले फार्माकोथेरापेटिक्स अब हमने यहाँ से हमने हेडिंग डाल दिया है। इसमें कहा क्या है, यदि वर्ड को तोड़ा जाए तो देखिए फार्माको, ठीक है, यहाँ तक, और थेरापेटिक मतलब ये दूसरा वर्ड यहाँ तक। फार्माको मतलब क्या होती है, ठीक है, फार्माको मतलब देखी जाए तो ड्रग्स यानी जो मेडिसिन होती है उसके बारे में। थेरापेटिक मतलब ट्रीट, मतलब किसी डिजीज का ट्रीट यदि किया जाता है किससे, विद द हेल्प ऑफ ड्रग्स इज नोन एज फार्माकोथेरापेटिक्स। अब लिखा क्या होगा, फार्माकोथेरापेटिक्स डिराइव फ्रॉम 2 वर्ड। पहला फार्माको, ठीक है, फार्मा बोल सकते हैं या फार्माको बोल सकते हैं। थेरापेटिक्स मतलब ट्रीटमेंट होता है। अब आपकी डिफिनेशन पढ़ते हैं यहाँ से। लिखा फार्माकोथेरापिस्ट यानी थेरापेटिक्स इज अ ब्रांच ऑफ मेडिसिन विच डील विथ द एस्पेक्टेड ऑफ द क्योरिंग मतलब किसी डिजीज का सही करना, प्रोवाइड सिस्टमैटिक रिलीफ टू पेशेंट बाय द एडमिनिस्ट्रेटिंग ड्रग्स थेरेपी। कहने का मतलब क्या होता है,
कोई पेशेंट है, ठीक है, कोई पेशेंट है, कोई डिजीज उसको प्रेजेंट टाइम में है, तो हम दवा के द्वारा उसे ट्रीट करेंगे, क्योर करेंगे, ठीक है, क्योर करेंगे या सिस्टमेटिक रिलीफ उन्हें पहुंचाएंगे, उसी को हम क्या बोलते हैं, फार्माकोथेरापेटिक्स बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट में लिखा फार्माकोथेरापेटिक्स इज ए यूज ऑफ ड्रग्स टू प्रिवेंट, ट्रीट एंड डायग्नोस डिजीज एंड टू द चेंज द मोरल फंक्शन। कहने का मतलब क्या था, फार्माकोथेरापेटिक्स में हम ड्रग्स का यूज करते हैं जिससे किसी भी डिजीज पे हम प्रिवेंट पा सकते हैं, ठीक है, उसका ट्रीटमेंट कर सकते हैं, उसका डायग्नोसिस कर सकते हैं, जो नॉर्मल फंक्शन है, ठीक है, उसे हम दोबारा वापस ला सकते हैं, इसी को हम क्या बोलते हैं, फार्माकोथेरापेटिक्स बोलते हैं। तो हमें फार्माकोथेरापेटिक डिफाइन करने के लिए कहा था, तो हमने 3 पॉइंट में इसे डिफाइन कर दिया आराम से। ठीक है, अब स्कोप ऑफ फार्माकोथेरापेटिक्स आपके सामने ये रहा। यदि आपको आता है कि इन्हें और डिफाइन करना पड़ेगा, तो ये ब्रांच बना के इनको हेडिंग डाल के आप क्या करेंगे, ठीक है, आपको थोड़ा सबको डिफाइन कर देना है आराम से। ठीक है, तो कहाँ से स्टार्ट करते हैं, ठीक है, यहाँ से स्टार्ट करते हैं। सबसे स्कोप ऑफ फार्माकोथेरापेटिक्स, यदि फार्माकोथेरापेटिक पढ़ लेते हैं तो कीमोथेरेपी कर सकते हैं। कीमोथेरेपी क्या होता है, जब किसी डिजीज की, ठीक है, डिजीज की कंडीशन को जानने के लिए हम केमिकल का प्रयोग करते हैं विद द हेल्प ऑफ केमिकल, तो उसे हम कीमोथेरेपी बोलते हैं। फॉर एग्जांपल, कैंसर के ट्रीटमेंट के लिए हम कीमोथेरेपी का प्रयोग करते हैं, जो बहुत तगड़ा और महंगा होता है। ये पहली ब्रांच हो गई। दूसरी ब्रांच में देखा जाए तो टॉक्सिकोलॉजी, यदि फार्माकोथेरापेटिक्स आप पढ़ चुके हैं तो जहर के विज्ञान में आप जा सकते हैं, जहर की स्टडी में। ठीक है, और दूसरा तुम्हारे पास तीसरा देखा जाए तो क्या होगा, क्लिनिकल फार्माकोलॉजी में भी आप जा सकते हैं। ठीक है, थेरापेटिक्स इंडेक्स में भी आप जा सकते हैं। ठीक है, बेनिफिट यानी लिखा बायोलॉजिकल हाफ लाइफ। बायोलॉजिकल हाफ लाइफ मतलब कोई भी ड्रग्स यदि आप लिए 500 mg का, तो कुछ समय के बाद ब्रेक होगा तो कितने में कन्वर्ट हो जाएगा, 250 mg, अगेन टूटेगा तो 125 mg, तो मतलब उसकी हाफ लाइफ धीरे धीरे क्या रही, टूट रही है। ये भी कैसे हो रही, बायोएबिलिटी हमारे शरीर के अंदर, वो भी मैनेज करने के लिए आप जा सकते हैं इस ब्रांच के अंतर्गत। जीन बेस्ड थेरेपी मतलब कहते मान लेते किसी का डीएनए है, ठीक है, डीएनए के छोटे से फ्रेगमेंट में कोई दिक्कतें हैं, ठीक है, कोई दिक्कतें, तो उसे ट्रीट करने के लिए हम जीन बेस्ड थेरेपी का प्रयोग करते हैं, जो जेनेटिक लेवल पे हम जाके क्या कहते हैं, उसकी स्टडी करते हैं। ठीक है, फार्माकोजेनेटिक्स मतलब हम क्या कर देते हैं, यहाँ पर भी जीन थेरेपी किए जाते हैं और डीएनए में चेंजेस की जाती है, एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में जो डिजीज ट्रांसमिट होती है उससे भी हम क्योर करने के लिए फार्माकोजेनेटिक्स का प्रयोग करते हैं। ठीक है, इंट्राजेनिक डिजीज पे हम क्योर पा सकते हैं। तो इतने सारे आपके सामने स्कोप हो गए। अब आपको लगता है कि इन्हें लिख कर आपको थोड़ा डिफाइन कर देना है आराम से। ठीक है, नेक्स्ट पे, और यानी स्कोप के बाद हमारे पास था ऑब्जेक्टिव, यानी इस सब्जेक्ट का जो फार्माकोथेरापेटिक्स पढ़ रहे हैं इसका उद्देश्य एक्चुअल में है क्या, इसके बारे में आपको बताना यहाँ से। तो पहला लिखा इंश्योर प्रॉपर तथा रेशनल यूज ऑफ ड्रग्स। अब इसमें हम प्रॉपर, ठीक है, इंश्योर हो जाते हैं कि अच्छा ये डिजीज की कंडीशन है, इसमें ये थेरेपी, ठीक है, मतलब ये ट्रीटमेंट के लिए ये ड्रग्स आपको देनी है, तो ये फार्माकोथेरापेटिक्स के अंतर्गत आती है। दूसरा इट यानी टू एवॉइड एंड रिड्यूस एडवर्स रिएक्शन एंड टॉक्सिसिटी, मतलब आपको फार्माकोथेरापेटिक्स यदि पता है तो किसी भी ड्रग्स की यानी एडवर्स ड्रग्स रिएक्शन के बारे में जानेंगे, इनके फायदा क्या हो, नुकसान क्या, साइड इफेक्ट क्या है। टॉक्सिकोसिटी मतलब कोई ड्रग्स जाके आपके अंदर टॉक्सिक सब्सटेंस पैदा कर देगी, उसकी भी स्टडी आप ऑलरेडी कर चुके हैं स्कोप ऑफ यानी फार्माकोथेरापेटिक्स में, तो यहाँ से आप बचा सकते हैं। नेक्स्ट में लिखा टू प्रोवाइड क्वालिटी एंड इफेक्टिव ड्रग्स एट एन, ठीक, ऑप्टिमम कास्ट, मतलब क्या कर सकते हैं, आपको पता है कि इस डिजीज में ये मेडिसिन चलने वाली है, तो ड्रग्स की क्वालिटी, इफेक्टिव ड्रग्स मतलब जो ज़्यादा सूटेबल है जिस यानी डिजीज के लिए, उसे आप क्या कर सकते हैं, ऑप्टिमम कास्ट में उसे ट्रीट कर सकते हैं। यानी इंश्योर पेशेंट कॉम्प्लिकेशन मतलब जो पेशेंट की कॉम्प्लिकेशन की प्रक्रिया है उसे भी आप ट्रीट कर सकते हैं आराम से। ठीक है, नेक्स्ट में लिखा टू यूज द एडवांस, ठीक है, इन नॉलेज मेड अप ऑफ द रिसर्च एंड साइंटिस्ट। अब देखिए क्या कर देते हैं, फार्माकोथेरापेटिक्स में बोले रिसर्च में जा सकते हैं। ठीक, अब डिजीज के नॉलेज के बारे में पता है, आपको ड्रग्स के नॉलेज के बारे में पता है, सब रिसर्च और साइंटिस्ट के द्वारा क्या कर दिया, ऑलरेडी प्रूव कर दिया गया, तो आप डिजीज जल्दी से क्योर पा सकते हैं। नेक्स्ट में लिखा है टू द कॉन्सेप्ट टू मैनेज द डिजीज कंडीशन। अब डिजीज की कंडीशन को भी हम मैनेज आराम से कर सकते हैं।
तो ये था तुम्हारे किसके बारे में, पहले क्वेश्चन के आंसर। नेक्स्ट पे चलते हैं। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे कह दिया व्हाट इज हाइपरटेंशन, यानी एक्चुअल में हाइपरटेंशन क्या होता है इसके बारे में बताना पड़ेगा। गिव द इटियोपैथोजेनेसिस, क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन, फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट ऑफ हाइपरटेंशन। मतलब हाइपरटेंशन को सबसे पहले डिफाइन करना पड़ेगा आपको, फिर उसके क्या करना पड़ेगा, इटियोपैथोजेनेसिस करना पड़ेगा इसका, यानी कारण बताना पड़ेगा कि किस कारण से यानी हाइपरटेंशन होता है। क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन, कोई लक्षण दिखेगा, लक्षण के बारे में बताना है। फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट, यानी उसका हम दवा के द्वारा कैसे ट्रीटमेंट कर सकते हैं आप हाइपरटेंशन के बारे में हमें डिफाइन करना पड़ेगा। तो आपके सामने हाइपरटेंशन ये रहा, ठीक है। ड्रग्स का नाम लिखा गया है कि नहीं, ऑलरेडी लिख दिए गए। अब हाइपरटेंशन क्या होता है, यदि वर्ड को तोड़ के देखेंगे, ठीक है, वर्ड को तोड़ के देखेंगे तो आपको कैसे दिखाएंगे। देखिए सबसे पहले देखा जाए तो लिखा है तुम्हारे पास हाइपर, हाइपर मतलब क्या होता है, ज़्यादा, और प्लस में तुम्हारे पास क्या होता है, टेंशन। ठीक है, कहते हैं यार बहुत टेंशन है, हमारा ब्लैक लिस्ट में नाम पड़ गया, मलिया डाल दिया यार, रिचार्ज करवा दिए थे महंगा, ठीक है, तब भी दिक्कत हो सकती है। मान लेते आप मैच हार गए तब वो कहते यार बड़ी टेंशन हो गई यार, ठीक है, अरे यार इतना रंग मल ली यार तब वो हार गेली, और सारा बलियाँ सही नहीं कैले, ठीक है, तब भी टेंशन हो सकता है। तो यानी वही चीज़ें क्या बोल रहा है, ये जब टेंशन हमारे पास क्या हो जाती है, ज़्यादा हो जाती है, ठीक है, टेंशन जब ज़्यादा हो जाती है उसी की यानी प्रक्रिया को हम क्या बोलते हैं, हाइपर टेंशन बोलते हैं। तो टेंशन लेने का नहीं, टेंशन देने का भाई ज़िंदगी में, ठीक है, कभी भी, ठीक है, और कहीं भी, एक नहीं तो दूसरी, एक गई तो दूसरी आएगी, तुम नहीं तो कोई और सही आएगा, ठीक है। तो हाइपरटेंशन समझ गए यहाँ से। तो पहले पॉइंट में क्या लिखा, हाइपरटेंशन इज ए कंडीशन इन विच ब्लड प्रेशर ऑफ सिस्टमेटिक आर्टरी इंक्रीज बियॉन्ड द नॉर्मल बीपी इज नोन एज हाइपरटेंशन। कहने का मतलब क्या कह रहा था ये, जैसे हमारी ये ब्लड वेसल है यानी नस है, समझिए नस है। अब देखिए क्या एक्चुअल में होता है, ब्लड ऐसे फ्लो करता है जिसमें हम आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट वगैरह बहुत सारी होती हैं। अब ब्लड फ्लो करेगा तो लिक्विड की प्रॉपर्टी होती है, जिस कंटेनर में रखा जाता है उसकी कंटेनर की वॉल पे एक प्रेशर क्रिएट करता। तो ये जब बताओ हमारे ब्लड इस पे जाएगी तो इसके ऊपर एक प्रेशर क्रिएट करेगी वॉल के ऊपर, यानी वेसल जो आर्टरीज है उसके वॉल के ऊपर एक प्रेशर क्रिएट करेगी। उसी प्रेशर को हम क्या बोलते हैं, ब्लड प्रेशर, क्योंकि वो प्रेशर किसके द्वारा प्रोड्यूस किया जा रहा है, ब्लड के द्वारा, तो ब्लड प्रेशर हो जाएगा। अब यही ब्लड प्रेशर जब ज़्यादा हो जाएगा नॉर्मल प्रेशर से तो उसी को हम क्या बोलते हैं, हाइपरटेंशन बोलते हैं। आपको ये समझ में आया होगा, ठीक है। अब ये प्रेशर 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 बोल रहे हैं तो कौन प्रेशर कौन लगाता है, तो हमारे शरीर के अंदर क्या होती है, दिल, ऐसे दिल होता है। एक देखो कैसे दिल होता है जी, एक ऐसे बना दिए, एक ऐसे बना दिए, बहुत खूबसूरत बना जी, ऐसे ब्रेक कर देते हैं, ठीक है, तोड़ देते हैं। हम सब लोग बचपन में ऐसे बनाते थे, ठीक है। तो एक दिल हो गया, तो ये दिल लात खिलाने वाला होता है। एक नाम होता है हमारे शरीर के अंदर क्या होता है, हार्ट, जो ब्लड को पंप करता है, जो जान बचाने के लिए होता है, ठीक है। ये लात खिलाने वाला होता है, ये जान बचाने वाला होता है। आप डिपेंड करता है को कौन सा आप मानते हैं, ठीक है। तो ये क्या कर देता है ब्लड को, ठीक है, हार्ट क्या कर देता है, ब्लड को पंप करता है, ठीक। तो वही पंप करता है तो दो प्रेशर उसमें होते हैं, एक सिस्टोलिक प्रेशर होता है, एक डायस्टोलिक प्रेशर होता है। जब हमारा हार्ट पंप करता है, एक बार ऐसे पिचकेगा तो ब्लड का प्रेशर पूरे शरीर की तरफ मूव करेगा, शरीर की तरफ मूव करेगा, तो सिस्टोलिक प्रेशर जो 120 mmHg होगा। अब बताओ पूरे शरीर में घूम के दोबारा हार्ट में आने की कोशिश करेगा कि नहीं, तो यानी एक बार पचक गया तो दोबारा से खुलेगा, तो उस प्रेशर को हम डायस्टोलिक प्रेशर, जो कम होता है 80 mmHg होता है, ये नॉर्मल ब्लड प्रेशर हो जाएगा। अब यही प्रेशर जब ज़्यादा हो जाता है तो हाइपरटेंशन हो जाता है। मतलब सिस्टोलिक प्रेशर 140 या 150 हो जाता है, डायस्टोलिक प्रेशर 90 mmHg हो जाता है। तो इस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं, हाइपरटेंशन बोलते हैं। तो ये आप हाइपरटेंशन को डिफाइन कर दिए। इटियोपैथोजेनेसिस में यानी क्या कारण है जिससे आपको क्या होता है, हाइपरटेंशन हो रहा है। तो कईयों कारण आप लिख सकते हैं। पहला नंबर वाला है, ठीक है, कि कौन नंबर ब्लैक लिस्ट में डाल दिया, ठीक है। किसी की शादी नहीं हो रही है, किसी के पास है, किसी के पास नहीं है, ठीक है। तो कईयों कारण हो सकते। तो सबसे पहले लिखा हाइपर एक्टिविटी ऑफ द सिंपैथेटिक नर्व स्टिमुलेट, मतलब आपका जो नर्व इम्पल्स है वो जो मूव कर रहा है उसकी यानी हाइपर एक्टिव हो जाएगी, तब भी हो सकता। इंक्रीज द कार्डियक आउटपुट एट्रियोल कॉन्ट्रैक्शन, मतलब क्या करता है, जो कार्डियक आउटपुट है,
ठीक है, जो प्रेशर है वो ज़्यादा हो सकता है, तब भी हो सकता है। एक्सेसिव सोडियम क्लोराइड इनटेक, मतलब नमक की मात्रा आप ज़्यादा अमाउंट में ले रहे हैं, तब भी हो सकता है। प्लीज़ याद रखिए, आप नमक ज़्यादा अमाउंट में ना ज़्यादा नहीं लीजिए। नहीं, कितने लोग होते हैं खाना खाने के बाद भी भुरभुरा कैसे खाते हैं, तो ऐसा नहीं करना चाहिए, ठीक है। फैमिली हिस्ट्री ऑफ हाइपरटेंशन, मान लेते किसी के आपके फैमिली में हाइपरटेंशन की प्रॉब्लम रहे, ठीक, जो जेनेटिक एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में आ सकती है। पॉलीनेफ्राइटिस, पॉलीनेफ्राइटिस मतलब जो किडनी के नेफ्रॉन है सही से फंक्शन नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है, तब भी वो प्रेशर मैनेज नहीं कर पा रहे हैं, तो वहाँ पर हो सकता है। नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स का आप प्रयोग कर रहे हैं ज़्यादा अमाउंट में, लगातार यूज कर रहे हैं, तब भी आपको हाइपरटेंशन हो सकता है। तो ये हो गए इसके कारण, यानी इटियोपैथोजेनेसिस के अंतर्गत। नेक्स्ट में हमसे कहा था क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन और फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट। कैसे लक्षण देखेंगे भाई ने हाइपरटेंशन है, तो सबसे पहले चेस्ट पेन होगा, कहेंगे छतिया पिरादवा हो मर्दे, ठीक है। तो ये हो सकता है। इरेगुलर हार्ट बीट, जो हार्ट बीट रहेगी वो इरेगुलेट यानी इरेगुलर हो जाएगा, ठीक है, कभी घट जाएगा कभी बढ़ जाएगा। सीजर मतलब कभी कभी आपको क्या हो जाएगी, मिर्गी के दौड़ा पड़ने लगेगा। यानी डिफिकल्ट टू यानी इन ब्रीथिंग, मतलब सांस लेने में क्या होगी, आपको तकलीफ होने लगेगी, ठीक है। यानी लिखा पेन इन नेक तथा बैक, यानी बैक वाले रीजन पे, मतलब ये सीना के जो पीछे वाला रीजन नहीं होता है उस पे क्या करेंगे, नेक वाले रीजन पे, गर्दन वाले रीजन पे, गर्दन से जो पीछे पीठ वाला रीजन होता है ऊपर साइड में, वहाँ पर भी आपको पेन होने लगेगा, ठीक है। क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन कैसे आप दवा के द्वारा ट्रीट कर सकते हैं, उन्हें सबसे पहले क्या दे देंगे, डायूरेटिक दे देंगे, ठीक है भाई। लाइट गई, बिजली गई, हम दोनों कमरे में बंद हैं, ठीक है, बिजली चली जाए तो हम क्या करें, कोई टेंशन नहीं, करेंगे नहीं, लाइट जला लेंगे, मोमबत्ती जला लेंगे, कागज़ जला लेंगे, मतलब जब तक ये है, ठीक है। अब टाइमिंग की बात की जाए तो 11:50 आपका एग्जैक्ट हो रहा है, लाइट चली गई, कोई टेंशन नहीं, टेंशन लेने का नहीं, दोबारा बोल रहे हुए। डायूरेटिक उन्हें देंगे, पर डायूरेटिक में क्या होगा, फुरसामाइड तथा देंगे, या क्लोरोथियाजाइड दे देंगे, या थियाजाइड ड्रग्स दे देंगे, जिससे उनका जो किडनी लेवल पे फंक्शन हो रहा है वो तेज हो जाएगा, जिससे बीपी कम हो जाएगी। अल्फा ब्लॉकर ड्रग्स दे सकते हैं, बीटा ब्लॉकर ड्रग्स दे सकते हैं, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर में क्या हो गया, डिलजी यानी डीलटी जैम आ सकते हैं, वेरापामील आ सकते हैं। और फिर वसोडाइलेशन में मतलब जो हमारे वेसल को डायलेट चौड़ा कर देता है, ठीक, उसमें क्या आ जाते हैं, हाइड्रा, ठीक है, हाइड्रोलाजीन आ जाते हैं, मीनोजी यानी जिग डील आ जाते हैं। ये इसके एग्जाम्पल हो जाएंगे, हाइपरटेंशन के एग्जाम्पल हो जाएंगे आराम से। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ रुक करते हैं मेरे भैया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में तुमसे दिया डिफाइन पेप्टिक अल्सर, गिव द इटियोपैथोजेनेसिस, क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन, नॉन फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट ऑफ पेप्टिक अल्सर, ठीक है। पेप्टिक अल्सर को आपको यानी डिटेल में डिफाइन करना रहेगा, मतलब अब थोड़ा सा तेज़ी से चलते हैं भाई, क्योंकि ये इजी वाला चैप्टर है, ठीक है। तो आपके सामने पेप्टिक अल्सर हो गया। पेप्टिक अल्सर समझते हो कि नहीं, जैसे कहते हैं किसी का जूठा खा लेते हैं भैया नीना हो जाता है, ऐसा कुछ नहीं है। हम सब लोग दोस्त थे जब हाई स्कूल या और इंटर में जब पढ़ते थे, तो कोई मान लेते मिठाई खा रहा तो मुँह में से निकाल के खा जाते थे, इतने कचराते है कि नहीं, ठीक है। तो वो पेप्टिक अल्सर, अभी भी पार्टी उर्टी में जाते हैं तो कोई देखते ही, जैसे मान लेते थरिया में रखा गया है, वो क्या बोलते हैं, करिक्का लड्डू कहा होता है जी, पागल ने कहा सर जी, ठीक है। तो यानी काला वाला जामुन रखा रहता है, ठीक, मिठाई रखी रहती है, तो मान लेते इधर उधर देखल ना तुरंत भांस दिया जला भानना से, ठीक है। तो पेप्टिक अल्सर क्या होती है, जब हमारे क्या लिखा, पेप्टिक अल्सर इज ए कंडीशन इन विच वुड अपीयर इन द लाइनिंग ऑफ स्टमक ड्यूडेनम एलॉन्ग विद द बर्निंग स्टमक पेन। कहने का मतलब क्या होता है, जब हमारी, ठीक है, स्टमक की लाइनिंग, मतलब ये आपका क्या होगा, भोजन यहाँ से चला गया आपके स्टमक, और ये वाला पार्ट को ड्यूडेनम बोला जाता है। क्या बोला जाता है, ड्यूडेनम। तो इनकी लाइनिंग पे क्या हो जाता है, कभी कभी घाव हो जाता है, या सीएल के द्वारा किसी कारण के द्वारा घाव हो जाता है, तो उसी घाव को चाहे वो पेट में हो और ये ड्यूडेनम में हो, तो उसी को हम पेप्टिक अल्सर बोलते हैं, ठीक है, पेप्टिक अल्सर बोलते हैं, ठीक है। ये हो जाएंगे, ठीक, इनके बारे में। अब तुम्हारे पास क्या एफक्यू होता है, इन केस लो पीएच इन स्टमक, हमारे स्टमक में पीएच की मात्रा क्या हो गई है, पीएच की मात्रा घट गई है, तब भी आपको पेप्टिक अल्सर हो सकता है। अब कारण क्या हो सकते हैं इसे देखिएगा, क्योंकि हमसे क्या पूछा है भैया, देखिए यहाँ से हमसे पूछा है इटियोपैथोजेनेसिस, क्लिनिकल और फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट। तो यानी आपके सबसे पहले हेलिकोबैक्टर पाइलोरी इन्फेक्टेड द स्टमक कॉजिंग द इन्फ्लामेशन। एक तरह की ये बैक्टीरिया होती है जो किससे जाती है, पेंटाप्रोजोल डोमप्रिडोन सस्टेन रिलीफ टैबलेट से जाती है। मान लेते किसी पर्सन को लंबे समय तक एसिडिटी की
प्रॉब्लम बनती रहेगी, ठीक है। वो खाना खाएंगे प्रॉपर डाइजेशन नहीं होगा, तो उन्हें क्या कर दिया जाता है, कोई हेलिकोबैक्टर मारने के लिए एक एंटीबायोटिक के तौर पे यानी पेंटाप्रोजोल डोम्प्रिडोन देते हैं और कुछ 1-2 एंटीबायोटिक दे देते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या कर देते हैं, ये अब लंबे समय तक यदि आपके शरीर में रहेगा, ठीक है, हेलिकोबाइलोरिक बैक्टीरिया तब भी डिजीज काजेज कर सकता है या पेप्टिक अल्सर करा सकता है, ठीक। यानी नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग जैसे एस्प्रिन हो गया, यानी क्या हो गया, आइबुप्रोफेन हो गया, ये सब भी इसके एग्जाम्पल हो जाएंगे। ये यदि आप लंबे समय तक लेंगे तभी पेप्टिक अल्सर हो जाएगा। स्मोकिंग, मान लेते हैं आप सुट्टा उट्टा मार रहे हैं, ठीक है, सुट्टा मार रहे हैं, क्या जैसे सिगरेट पी रहे हैं, बीड़ी पी रहे हैं, तब भी आपको डिजीज हो सकती है। एल्कोहलिज्म, एल्कोहल मतलब ज़्यादा अमाउंट में आप एल्कोहल इंटेक कर रहे हैं तब भी हो सकती है। यानी रेडियोथेरेपी, रेडियोथेरेपी किसी को दी जाती तब भी हो सकती है। तो ये इसके कारण हो जाएंगे। अब यहाँ से क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन क्या होगा, लक्षण देखने के मिल गए, पेन इन स्टमक, उनके पेट में दर्द होगा, ब्लोटिंग होगी, और दूसरा क्या होगी, जैसे जीर्ण मिथलता उस टाइप में होगी, ठीक है, और हार्ट बर्न होगा, मतलब कभी कभी यानी देखेंगे, ठीक है, इस वाले रीजन पे मतलब पेट से ऊपर ये गला वाले रीजन पे कभी जैसे डेकार टाइप में आएगी तो जलन टाइप होगी, ठीक, वोमिटिंग होगी, ठीक है, वेट उनका लॉस हो जाएगा। तो समझिए ये सब यदि लक्षण दिखे तो समझ लो पेप्टिक अल्सर उन्हें हो चुका है। अब उसके लिए ड्रग्स आती है, यहाँ पर तुम्हारे पास ड्रग्स दे रखा। एंटासिड का प्रयोग करेंगे, एंटासिड में जैसे मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, जिसे हम क्या बोलते हैं, मैग्नीशियम हाइड्रॉक्साइड बोलते हैं। कैल्शियम कार्बोनेट जो हमारी एसिडिटी को क्या कर देता है, मेंटेन करता है, ठीक। हाइड्रोजन ब्लॉकर में तुम्हारे रेंटिडीन और क्या हो जाते हैं, सिमिटिडीन यानी सिमेटिडीन आ जाते हैं, ये इसके एग्जाम्पल हो जाएंगे। पीपीआई जिसे हम क्या बोलते हैं, पीपीआई प्रोटॉन पंप इनहिबिटर होते हैं, ये क्या कर देते हैं, जो प्रोटॉन पंप इनहिबिटर होते हैं उसे ब्लॉक कर देते हैं। इसमें ओमाप्राजोल, रेवाप्राजोल तथा पेंटाप्रोजोल की ड्रग्स आती है, ठीक है। एंटीबायोटिक में क्या, एजिथ्रोमाइसिन, एमॉक्सोसिलिन, जो सबसे ज़्यादा एमॉक्सोसिलिन, और इसमें से पेंटाप्रोजोल और डोम्प्रिडोन, ठीक है, डोम्प्रिडोन देवा नहीं किया इसमें, ठीक, एक ड्रग्स और होनी चाहिए, ठीक, जो क्या करेगी, हेलिकोबैक्टीरिया को किल करने के लिए प्रयोग की जाती है। तो इस तरह से देखा जाए तो पेप्टिक अल्सर को हमने कवर अप कर लिया आराम से। यहाँ से नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आ जाते हैं, क्या रखा, डिफाइन डायबिटीज मिलाइटस, यानी डायबिटीज मिलाइटस को आपको डिफाइन करना है। गिव द इटियोपैथोजेनेसिस, क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन तथा फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट ऑफ डायबिटीज मिलाइटस, ठीक है, इनके बारे में आपको डिफाइन करना है। तो आपके सामने ये रहा डायबिटीज मिलाइटस। तो सबसे पहले समझते हैं डायबिटीज होता क्या है। कभी कभी देखिए हमारे शरीर में नॉर्मल सुने होंगे शुगर इन्हें हो गया है, तो हमारे शरीर में क्या होता है कि इंसुलिन होता है, जिसमें बीटा एक सेल होता है जो इंसुलिन लेवल को मेंटेन करता है। याद रखिए जब बीटा सेल गड़बड़ हो जाती है, हमारी पैंक्रियाज की बीटा सेल जब गड़बड़ हो जाती है तो प्रॉपर अमाउंट में क्या कर सकती है, ठीक है, इंसुलिन का प्रोडक्शन नहीं कर पाती। तो हमारे अंदर जो शुगर लेवल है, ठीक, शुगर यानी चीनी की मात्रा क्या होती है, हमारे ब्लड में बढ़ जाती है, तो उसी कंडीशन को डायबिटीज बोलते हैं। तो उसी का एक टाइप होता है जिसे हम डायबिटीज मिलाइटस बोलते हैं। अब इसमें क्या दिया है, लिखा डायबिटीज मिलाइटस यानी मिलाइटस इज एन इनहेरिटेड और एन एक्वायर क्रोनिक डिजीज विच इज आइदर कॉजेज ड्यू टू द प्रोडक्शन ऑफ इंसुलिन इनसफिशियंट अमाउंट, मतलब जो हमारी पैंक्रियाज सेल है इंसुलिन का प्रोडक्शन कर रही है मगर सफिशियंट अमाउंट में नहीं कर रही है। अब यदि ये नहीं कर रही है तो ड्यू टू इफिशियंसी ऑफ इंसुलिन प्रोड्यूस होगा, ठीक है, यानी इफिशियंट अमाउंट में यानी होगा। तो व्हेन डिफिशियंसी ऑफ इंसुलिन प्रोड्यूस्ड बाय द बीटा सेल ऑफ इंसुलिन देन कॉजेज द स्टोरेज ऑफ ग्लूकोज इन ब्लड लेवल देन कॉजेज डायबिटीज, मतलब हमारे आपके शरीर के अंदर क्या हो जाएगी, जो शुगर लेवल है, ठीक, ग्लूकोज है शुगर के फॉर्म में, ठीक, ग्लूकोज है शुगर के फॉर्म में हमारे ब्लड में क्या होगा, स्टोरेज होने लगेगा, तब समझिए डिजीज कॉजेज उन्हें डायबिटीज हो जाएगा यहाँ से, ठीक है। तो ये होगा डायबिटीज के बारे में। इटियोलॉजी पे आ जाते हैं, ठीक है, इटियोपैथोजेनेसिस पे आ जाते हैं। सबसे पहले ऑटो इम्यून डिस्ट्रक्शन ऑफ द बीटा सेल पैंक्रियाज, मतलब जो बीटा सेल है यानी हमारे पैंक्रियाज की, वो क्या हो जाएगी, सबसे पहले डिस्टर्ब हो जाएगी, जो उससे सफिशियंट अमाउंट में क्या कर पाएगी, इंसुलिन का प्रोडक्शन नहीं कर पाएगी, तब भी हो सकता है। जेनेटिक फैक्टर भी हो सकता है कि मान लेते आपके पीढ़ी में किसी को क्या हो, ये चीज़ें आपके पास हो यानी डायबिटीज हो, तब भी आपकी एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में आ सकता है। रेसिस्टेंस टू इंसुलिन फंक्शन, मतलब यानी जो फंक्शन प्रॉपर हो रहा है वो इंसुलिन रेसिस्टेंस हो गया, ले ही नहीं रहा सही से, तब भी हो सकता है। ओबेसिटी, बहुत ज़्यादा आपको मोटापा है, मोटका लोग बोलते हैं, ठीक है, कहते हैं अरे करे मोटका,
ठीक, लड़की रहती कार्य मुटकी, ऐसे बोलते हैं ना। ठीक, गांव में तो ऐसे चिढ़ाते हैं, करिया रहेगा तो करेठवा बोलेंगे, और मोट रहेगा तो मोटका बोलेंगे, गोरहर है तो गोरहर का बोलेंगे, कहेंगे गोरहर का आ गया मतलब कुछ भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो थोड़ा सा तिरछा ताकेगा तो कहेंगे टेपरा। तो ये सब चीज़ हो सकती है। ओबेसिटी मतलब क्या हो सकती है, यदि बहुत ज़्यादा मोटापा होगा तभी उन्हें डायबिटीज़ का होने का खतरा हो सकता है। लॉक ऑफ फिजिकल एक्टिविटी मतलब खा रहे हैं बल भर, मगर कुछ है फंक्शन आप प्रॉपर फिजिकल फंक्शन नहीं कर पा रहे हैं। ठीक, दौड़ना हो गया, थोड़ा सा उठक बैठक हो गया, सपाट मार दिए, तो ये सब नहीं करेंगे। उठेंगे 8 बजे तन्ना के, फिर खाए होंगे, फिर सूतेंगे, तब तो होगा ही डायबिटीज़। ठीक, ये हो जाएगा इनके बारे में। अब यहाँ पर 2 चीज़ें और दे रखा, क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन और फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट के बारे में। थोड़ा स्पीड चलते हैं। ठीक है, अब देखिए किसी पर्सन को डायबिटीज़ हो जाएगा तो उनके आई पे सबसे, आँख पे सबसे ज़्यादा इफेक्ट पड़ेगा। ठीक है, मतलब उन्हें यदि आँखों के द्वारा क्या हो जाएगा, ब्लर विजन दिखाई देगा, सही से दिखने का नहीं, तो ब्लर विजन उन्हें होगा। दूसरे में तुम्हारे पास क्या लिखे हैं, फ्रीक्वेंटली इन्फेक्शन होगा विथ रिलेटेड हीलिंग टू कट एंड वोड, मतलब उन्हें कहीं कट लग जाए या कोई घाव हो जाए तो लंबे समय तक वो ठीक है नहीं होगा, क्योंकि वहाँ पर ग्लूकोज की मात्रा बढ़ रही, जिससे बैक्टीरियल इन्फेक्शन का ग्रोथ तगड़ा हो रहा है। ठीक है, यानी पोलीफैगिंग मतलब स्ट्रिंग हैंगर, मतलब ज़्यादा क्या करेंगे, वो खाएंगे, लाओ भाई कुछ खा लेंगे। ठीक है, मतलब मार देंगे आठी तंदूरी मार देंगे, पनीर पूरी सब पीट देंगे। ठीक, मतलब बल भर खाएंगे। ठीक है, यानी क्या होगा, पोलीयूरिया, ज़्यादा क्या करेंगे, यूरिनेशन करेंगे, पेशाब तगड़ा करेंगे, जल्दी आए पानी पिए, थोड़े समय बाद पेशाब लग गया, फिर पेशाब लग गया, फिर पेशाब लग गया, तो हो सकता है। फटीग देखा जाए तो क्या फटीग होगा, हेडेक होगा, मतलब ज़्यादा उन्हें थकावट होगी, कभी कभी सर दर्द करने लगेगा। तो ये इनका यानी लक्षण देखने को मिलता है। फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट में दवा के द्वारा कैसे ट्रीटमेंट किया जाता है। ठीक, तो इंसुलिन डिपेंडेंट उन्हें दिया जाता है इंसुलिन पेन, ऐसे एक इंसुलिन पेन होता है, इसी तरह से होता है। इस पेन में यहाँ पर पीछे की तरफ साइड दाबने वाला होता है, यहाँ छोटा सा पेन होता है। हम अपनी मसल चर्बी मतलब पेट के चर्बी को खींचते हैं उनकी स्किन पे। ठीक है, स्किन पे क्या कर देते हैं, हम इसे इंजेक्ट कर देते हैं, तो ये हो सकता है। ठीक है, सल्फोनाइलूरेस, इसमें तुम्हारे पास क्या आ जाते हैं, टलबुटामाइड आ जाते हैं, क्लोरोप्रोमा, ठीक है, प्रोपामाइड आ जाते हैं, गिल्मीपराइड आ जाते हैं, तो ये इसमें टैबलेट ये दे सकते हैं। बिगुनाइड में देखा जाए तो क्या होगा, मेटफॉर्मिन जो सबसे ज़्यादा, ये और गिल्मीपराइड ये इन दोनों का मिक्सचर पे तैयार किया जाता है, कॉम्बिनेशन के साथ दे सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट में क्या आ जाते हैं, थियाजेलू। ठीक है, यानी क्या होता है, जेलिडीन डिओनोन, इसमें तुम्हारे पास क्या आ जाते हैं, पियाग्लेटोजोल आ जाता है, और यानी रोसीग्लेटाजोन आ जाता है। इसके एग्जाम्पल हो जाएंगे ये, मतलब आपको 1-2 का ड्रग्स का नाम पता है तो बहुत सफिशियंट अमाउंट में आप लिख सकते हैं। तो ये हो गया इनके बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ रुख करते हैं भाई। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रखा, व्हाट इज मलेरिया, एक्चुअली मलेरिया होती क्या है। गिव द इटियोपैथोजेनेसिस, क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन, फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट ऑफ मलेरिया। तो सबसे पहले समझते हैं मलेरिया क्या होती है। ठीक है, ये मलेरिया सुने होंगे फर्स्ट ईयर में भी। तो ये मलेरिया क्या होती है, जैसे और सुने होंगे फार्माकोलॉजी जो पढ़ाया गया होगा तो उसमें भी बताया गया होगा मलेरिया, एंटी मलेरियल ड्रग्स के बारे में। ठीक है, तो यहाँ पर लिखा क्या होगा, मलेरिया इज ए लाइफ थ्रेटनिंग डिजीज ट्रांसमिटेड थ्रू द बाइट ऑफ इन्फेक्शियस फीमेल एनाफिलिस मॉस्किटो कैरी द प्लाज्मोडियम पैरासाइट। कहने का मतलब क्या कर देती, मान लीजिए कोई इन्फेक्टेड पर्सन है, उसके अंदर क्या होगी, मलेरिया के जो कॉजेज करने वाले यानी प्लाज्मोडियम पैरासाइट हैं, तो उन्हें क्या करेगी, एक मच्छर आके काटेगी। इसका क्या नाम है, फीमेल एनाफिलिस मॉस्किटो। ये यदि काटेगी तो किसी हेल्दी पर्सन में जाके उससे क्या करेगी, प्लाज्मोडियम को छोड़ेगी। प्लाज्मोडियम को छोड़ेगी तो वहाँ से क्या होगा, उसकी साइकिल कंप्लीट होगी इन दोनों में मिला के मतलब मॉस्किटो में और ह्यूमन में दोनों में मिला के लाइफ साइकिल कंप्लीट होगी। फिर दूसरे पर्सन को इन्फेक्टेड से यानी हेल्दी पर्सन में ऐसे ट्रांसमिट हो सकता है। ठीक है, तो लिखा द इन्फेक्टेड मॉस्किटो रिलीज द पैरासाइट इनटू ब्लड बाय द बाइटिंग एन इंडिविजुअल। मतलब देखिए सबसे पहले क्या करेगी, कोई इन्फेक्टेड पर्सन है मलेरिया से, अब उन्हें मच्छर काटेगा। ठीक है, मच्छर काटेगा तो क्या करना पड़ेगा, उन्हें ज़्यादा क्या करेंगे। ठीक है, उसका जो प्लाज्मोडियम रहेगा किसके अंदर क्या रहेगा, मॉस्किटो के अंदर, वहाँ पर उसकी मल्टीप्लिकेशन होगा। ठीक है, उसके बाद किसी हेल्दी पर्सन को काटेगा तो उनके ब्लड में इंजेक्ट कर देगा, ऐसे काम हो जाएगा। ठीक, और जस्ट नीचे हमें क्या दे रखा है, इटियोपैथोजेनेसिस में मतलब कारण क्या हो सकता है। ठीक, तक लिखा काजिटिव एजेंट ऑफ मलेरिया प्रोटोजोआ यानी पैरासाइट ऑफ जीनस प्लाज्मोडियम।
यानी प्लाज्मोडियम जीनस होता है, स्पीसीज इसका क्या हो सकता है, अलग अलग हो सकते हैं। मलेरिया आल्सो काजेज बाय द अदर स्पीसीज, जैसे मलेरिया वोवल, मलेरिया मलेरियाई यानी प्लाज्मोडियम क्या होती है, प्लाज्मोडियम फैल्सीफेरम होता है, प्लाज्मोडियम विवैक्स होता है। तो ऐसे कईयों तुम्हारे पास काजिटिव एजेंट हो सकते हैं। अब ये डिपेंड करता है, ठीक है, लैब टेस्ट पे, ठीक है। किसी पर्सन को नहीं कहते हैं यार सुबह को बुखार चढ़ता है, किसी को कहते हैं सुबह दोपहर शाम 3 टाइम बुखार चढ़ता है, तो ये अपने आप को मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो उस टाइम हमारा टेम्परेचर इंक्रीज होता है, ठीक। तो ऐसे कईयों कारण हो सकते हैं। लाइट नहीं आएगी क्या भाई, ठीक है, थोड़ा स्पीड इंक्रीज कराना पड़ेगा नहीं तो दिक्कत हो सकती है, ठीक है। ये हो गया इनके बारे में। अब देखिए यहाँ से क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन तथा फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट के बारे में आपको दे रखा कि पैसे लक्षण देखेंगे तो उन्हें फीवर हो जाएगा, फटीग होगी, येलो यानी स्किन क्या हो जाएगी, पीली कलर की हो जाएगी, चिल, ठीक, यानी ठंडक लगेगी, हेडेक होगा, एनीमिया यहाँ से हो सकता है। तो ये क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन के अंतर्गत आता है। फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट दवा के द्वारा क्या कर सकते हैं, एंटी मलेरियल ड्रग्स का प्रयोग कर सकते हैं। जो फार्माकोलॉजी में पढ़े होंगे एंटी मलेरियल ड्रग्स, क्लासिफिकेशन तगड़ा पढ़े होंगे, ठीक है। तो उसमें क्या हो जाएगा, क्लोरोक्यूनोन उन्हें दिया जाता है, क्यूनीन दिया जाता है। दूसरा क्या हो जाएगी, प्रीमाक्यून दिया जाता है। क्या तीसरा में क्या हो जाएगा, मेफ्लोक्यून दिया जाता है, यानी कि डॉक्सीसाइक्लिन दिया जाता है। और नेक्स्ट में देखा जाए तो एटोसवाक्यूआन दिया जाता है। यानी ये सब ड्रग्स का नाम है, दवा का नाम है, जिससे हम दवा के द्वारा उन्हें ट्रीट कर सकते हैं। तो ये होगा मलेरिया के बारे में। नेक्स्ट पे चलते हैं, ठीक। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दे रखा है रिमेटॉइड आर्थराइटिस होता क्या है। इसके बारे में सबसे पहले इसका इंट्रोडक्शन देखना है, फिर इसका इटियोलॉजी देखना है। टाइप नहीं देखेंगे तभी कोई टेंशन नहीं है, ठीक, मगर हम पीडीएफ में डाल देंगे तो आप यहाँ से थोड़ा सा देख लीजिएगा, क्योंकि हमसे पूछा है आर्थराइटिस होता क्या है, फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट और इसका तुम्हारे पास इटियोलॉजी हमसे पूछा है, ठीक है। तो यहाँ से लिखा आर्थराइटिस होता क्या। कभी कभी सुनेंगे जोड़ों का दर्द बहुत तगड़ा होता है, ठीक। तो जोड़ों का जो दर्द होता है तो एक तरह का हमारे पास क्या होगा, रिमोटॉइड आर्थराइटिस होता है। तो इसमें एक्चुअली में होता क्या है, ठीक है, इसे ध्यान से सुनिए। देखिए इसमें कहते क्या हैं, ठीक है। यहाँ पर देखिए कहाँ चला गया जी, यहाँ से पहला पॉइंट में तुम्हारे पास लिखा है, यानी क्या होता है, रिमोटॉइड आर्थराइटिस इज ए क्रोनिक प्रोग्रेसिव इन्फ्लेमेटरी मस्कुलो स्केलेटल डिसऑर्डर होता है। अफेक्ट करता मेनली मल्टीपल जॉइंट को, कनेक्टिव टिश्यू को, मसल को, टेंडन, फाइबर टिश्यू को ये क्या कर देता है, इफेक्ट करता है। कहने का मतलब क्या होता है, जैसे हमारी जोड़ होती है यानी ज्वाइंट होता है, एक से दूसरी ज्वाइंट में क्या हो जाता है, कभी कभी सूजन हो जाती है या कभी डिसलोकेशन हो जाता है, इधर उधर चला जाता है, ठीक है। तो वही तरह का ज्वाइंट में, ठीक है, कनेक्टिव टिश्यू मतलब हमारे पास जो कनेक्टिव टिश्यू है जो ब्लड से ब्लड को नहीं यानी स्किन से हड्डी को जोड़ते हैं, ठीक है, स्किन को हड्डी से, मसल को हड्डी से जोड़ते हैं या हड्डी को हड्डी से जोड़ते हैं। तो उसमें क्या हो जाती है, कभी कभी इन्फ्लामेशन हो जाती है, मतलब थोड़ा सा सूजन हो जाएगी, दर्द के साथ बहुत तगड़ा दर्द करेगा। तो उसे समझिए क्या होगा, रिमेटॉइड आर्थराइटिस हो चुका है, ठीक है। यहाँ से टाइप दे सकते हैं, देख सकते हैं, ठीक है। दिया नहीं, हमें क्या दिया, आर्थराइटिस इटियोलॉजी के बारे में पूछा है। देखिए लाइट भी आ गई भाई, ठीक है। यहाँ से आ जाते हैं, इसे हम बंद कर देते हैं यहाँ से, ठीक है। तो यहाँ से क्या होगा, इटियोलॉजी आप यहाँ से देख सकते हैं। इटियोलॉजी में क्या होगा, द एग्जैक्ट कॉजेज ऑफ RA मतलब रिमेटॉइड आर्थराइटिस इन नॉन, हम नहीं जानते हैं, बट इज बिलीव्ड टू द रिजल्ट ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर, जैसे ये जेनेटिक हो सकता है, ठीक। दूसरा क्या हो जाएगी, इन्वायरमेंटल फैक्टर हो सकता है, आपकी लाइफ स्टाइल कैसी है, आप कैसे इन्वायरमेंट में रह रहे हैं, ये सब चीज़ें कारण हो सकता है। प्रॉपर इसका साइज वगैरह नहीं कर रहे तब भी हो सकता है, ठीक है। हार्मोनल इम्यूनिटी मतलब क्या होगा, हार्मोनल इम्यूनिटी क्या होती है, एबनॉर्मल इम्यूनिटी मतलब आपकी इम्यूनिटी ऑटो इम्यून तुम्हारे पास रिस्पॉन्स नहीं कर रहा तब भी हो सकता है, हार्मोनल भी हो सकता है। तो ये इटियोलॉजी हो जाएगा। पैथोजेनेसिस हमसे नहीं पूछा है। अब यहाँ से क्लिनिकल पूछा है और मार्फोलॉजिकल पूछ दिया। तो क्लिनिकल तुम्हारे पास क्या हो जाएगा, लक्षण देखने के लिए क्या मिलता है, ज्वाइंट में क्या होगा, पेन होगा, ज्वाइंट उनकी क्या हो जाएगी, स्वेलिंग हो जाएगी, क्या हो जाएगी, ज्वाइंट स्वेलिंग हो जाएगी। इसे हम लिख देते हैं, देखिए जो अंडरलाइन करेंगे पीडीएफ में उसी को आप ज़्यादा फोकस करिएगा, इसे कर दीजिएगा, ठीक है, क्योंकि ये पूछा गया है, ठीक है। जो पूछा गया उसी के अनुसार आपको क्या करते हैं, थोड़ा तेज़ी से पढ़ना है, ठीक। ज्वाइंट स्वेलिंग हो जाएगी मतलब जोड़ जो रहेगा वो क्या हो जाएगा, थोड़ा सा सूजन हो जाएगा उसमें,
ठीक है, यानी क्या लिखा वार्थ, ठीक है, यानी कभी कभी सूजन के साथ दर्द होगा तगड़ा, और रेडनेस वहाँ पर क्या हो जाएगी, थोड़ा सा लाल टाइप में हो जाएगा। ज्वाइंट स्टिफनेस हो जाएगी, ठीक, स्टेपेस हो जाएगी, मतलब एक बार बैठ गए तो उठेंगे कहेंगे अरे बाप हो बाप। नहीं तो बूढ़ टाइप में आदमी होते हैं तो क्या कर देते हैं, जब खड़े रहते हैं तो कोई टेंशन नहीं, बैठते हैं तब भी दर्द होता है, जब बैठ कर उठते हैं तो बहुत तगड़ा दर्द होता है। ठीक, अदर सिम्टम में तुम्हारे पास क्या हो जाएगी, फटीग, थकाव देखने को मिलती, लॉस ऑफ एपेटाइटिस, भूख उनकी क्या हो जाती है, प्यास मर जाती है। जैसे प्यार में नहीं होता, भूख और प्यार सब खत्म, प्यास खत्म हो जाती है। ठीक है, आँख की नींद चली जाती है, निदिया चली जाती है, तो ये सारी चीज़ें हो सकती हैं। ठीक है, अब क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन यानी दवा के द्वारा कैसे ट्रीट किया जा सकता है। अर्ली स्टेज में देखा जाए तो हमें क्या से DMARD यानी डिजीज मॉडिफाई एंटी रेदमिक ड्रग्स देते हैं जो रिड्यूज करता है सिम्टम को, मतलब इन सबको सिम्टम को रिड्यूज करता है। इसमें क्या हो जाएगा, मेथोट्रेक्जेट आता है, और तुम्हारे पास क्या हो जाएगा, लेफ्लुनामा यानी लिफ्नोमाइड आता है, तो इसके एग्जाम्पल हो जाएंगे। नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स में तुम्हारे पास क्या आ जाते हैं, आइबुप्रोफेन आ जाते हैं, और नाप लिखा है नेप्रोजेन, ठीक है, नेप्रोजेन सोडियम आ जाते हैं, ये सब इसके एग्जाम्पल हो गए। नेक्स्ट में तुम्हारे पास स्टेरॉयड में तुम्हारे पास प्रेडनिसोन आता है, ठीक है, प्रेडनिसोन दे सकते हैं। ठीक है, और बायोलॉजिकल एजेंट में तुम्हारे पास ये जो ऊपर वाला दिया गया था यहाँ से आप दे सकते हैं दोबारा। टारगेट्स सिंथेटिक DMART मतलब क्या दे सकते हैं, टोफासी यानी सीटीमीमाइड दे सकते हैं, एपाडीसीटीमाइड दे सकते हैं, ये इसका एग्जाम्पल हो जाएगा, यहाँ से दे सकते हैं। डाइक्लोफिनेक भी वगैरह दिया जाता है, ठीक, डिपेंड ऑन कंडीशन। ठीक है, तो ये हो जाएंगे इनके अर्थराइटिस के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ रुक करते हैं भाई। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे पूछ दिया डिफाइन डर्मेटोलॉजी, डर्मेटोलॉजी को डिफाइन करना है। गिव द इटियोपैथोजेनेसिस, क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन, फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट ऑफ स्केबियस, मतलब इसके बारे में आपको बताना पड़ेगा डिटेल में। अब इसी को आप देखते हैं आराम से एकदम डीजी तरीके से। तो डर्मेटोलॉजी क्या होती है, स्टडी ऑफ स्किन इज नोन एज डर्मेटोलॉजी, मतलब क्या होता है डर्मेटोलॉजी को यदि यानी आप ब्रेक करेंगे तो ड्रमा मतलब क्या होता है स्किन, लॉगी मतलब क्या होती है आपकी स्टडी, मतलब जब हम क्या कर देते हैं किसी भी स्किन की, ठीक है, स्किन की स्टडी करते हैं तो उसे हम डर्मेटोलॉजिस्ट बोलते हैं। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, PDF में डिफिनेशन को आपको प्रोवाइड करा देंगे, याद रखना इसके बारे में, और इसकी केवल डिफिनेशन हमें देनी है, डिफाइन करने के मतलब डिफिनेशन ही देनी है। ठीक, इसमें कईयों डिजीज आ जाते हैं, स्कैबिस यहाँ पर आ जाएगा, ठीक, और दूसरा तुम्हारे पास क्या आ जाएंगे, यानी सिरोसिस आ जाएंगे, ठीक, और तीसरा डिजीज यानी एंजाइमा यानी क्या होता है एक्जिमा आता है। तो ऐसे कईयों डिजीज आते हैं, मगर हमें किसे डिफाइन करना है, स्कैबियस को क्या करना पड़ेगा, डिफाइन करना पड़ेगा। अब ये होता क्या है, इसमें इस कंडीशन में क्या होती है, हमारी जो स्किन होती, इस कंडीशन में स्किन क्या होती, कॉजेज बाय द सर्कोप्टिक स्कैबिस वार होमिनीज माइट होती। कहने का मतलब क्या होता है, स्कैबिस कॉजेज कौन करता है, कॉजेज कौन करता है, हमारे पास सर्कोट यानी सर्कोप्टेस, स्कैबिया वार हिमिनीज माइट्स करती है। माइट्स मतलब जो यहाँ पर होती है ना, माइट्स होती, बहुत सारी माइट्स होती हैं, तो वो कॉजेज करती हैं। डेट, ठीक है, मैक ऑफ द टनल बीनीथ द स्किन, टनल मतलब क्या करेंगे, इसे छिद्र बना देंगे हमारी स्किन के अंदर। कभी कभी देखिए ना किसी के चेहरे पर गड्ढा 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 होता, तो वही चीजें बढ़ता है। कॉजेज स्मॉल रेडनेस, कभी कभी क्या कर देती, स्मॉल रेडनेस कर देती है, और रेड बम्प मतलब ऐसे क्या करेंगी, लाल तरह से क्या करेंगे, बम्प मतलब फूल आके बाहर की तरफ निकाल देंगे, और सीवियर ईचिंग, बहुत तगड़ा हो क्या होगी, ईचिंग होगी, तो उसी को स्कैबियस बोलते हैं। ठीक है, अब इसका इटियोलॉजी क्या होता है, ठीक, किस कारण से होता है, मेनली तुम्हारे पास यानी यही होता है, सैक्रोटिस यानी स्कैबिया वार, ठीक है, हिमिनीज के कारण से ही होता है। एक तरह की ये माइट होती है, क्या होती है, ये माइट के द्वारा ही फैलाई जाती है। ठीक, ये हो जाएगा इसके पैथोजेनेसिस, यहाँ से लिखें, यानी तुम्हारे पास क्या होगा, ये जो होती है सबसे पहले क्या करेगी, बाइट द माइट, माइट क्या हमें काट लेगी और हमारी स्किन के अंदर ये मूव कर जाएंगे। चलो मूव कर जाएंगे तो ये फॉर्मेशन करेंगे किसका, टनल बीनीथ द स्किन, मतलब हमारी स्किन है, स्किन के ऊपर आप बाइट करेंगे तो ये टनल पैदा करेगा, ऐसे छिद्र बनाएगा। मान लेते हैं स्किन है तो छिद्र बना के हमारे शरीर यानी स्किन के अंदर चला जाएगा। अब स्किन के अंदर चल जाएगा तो ईचिंग होगी, तो जैसे ईचिंग लंप होगी तो इस समय समझ लो क्या हो जाएगी, स्कैबिस हो चुकी है। अब इसका क्लिनिकल यानी क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन, फिर फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट यही दिया, यही हमसे पूछा हुआ था।
ठीक। तो क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन में तुम्हारे पर रेड बम्प, मतलब स्किन के ऊपर ऐसे क्या होगी, रेड ऐसे बम्प हो जाएगी, लाल लाल कलर का। ठीक है। ईचिंग बाय नेल, मतलब नाखून से आपको खजुआने का मन बहुत तगड़ा करेगा। ईचिंग बम्प डेट यानी बिकम इन्फेक्शन ड्यू टू द यानी क्या देखा, स्केचिंग, मतलब क्या होता है, यदि आप नाखून के द्वारा इसे क्या कर देंगे, यानी खजुली करेंगे तो फूटेगा, तो ये क्या करेगा, आके इन्फेक्शन को कॉजेज कर सकता है। लिखा स्प्रेड बाय द स्केचिंग, मतलब क्या होता है, यदि मान लेते फूट गया तो आगे की स्किन को डैमेज करेगा, ऐसे धीरे धीरे पूरे शरीर में क्या हो जाएगी, दिक्कतें हो सकती हैं स्किन के ऊपर। ठीक है। जैसे दाद होता उसी तरह से ये हो सकता है। ठीक है। ये हो जाएगा क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन। फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट, दवा के द्वारा उन्हें कैसे ट्रीट किया जा सकता है। ठीक है। तो यहाँ पर आते हैं टिपिकल यानी टॉपिकल क्रीम आते हैं, लोशन आते हैं, जैसे परमेथ्रिन क्रीम आते हैं, इससे ट्रीट कर सकते हैं। परमेथ्रिन क्रीम और लोशन शब्द होगा, सब कुछ आते हैं। कैलामाइन लोशन भी आता है जिससे आप ट्रीट कर सकते हैं इसके कारण से। एंटीबायोटिक में तुम्हारे पास ओरल, ठीक है, ओरल आइवरमेक्टिन दे सकते हैं। इज यूज टू द टिपिकल डू नॉट गिव द गुड रिस्पॉन्स, मतलब क्या कर देते हैं, मतलब जैसे मान लेते हैं आप लंबे समय तक दवा ले रहे हैं, ठीक है, आप अच्छा रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा है तो एंटीबायोटिक का प्रयोग कर सकते हैं, जो इस बैक्टीरियल को माइट को क्या कर देगा, किल कर देगा। ठीक। तो उसमें आइवरमेक्टिन का प्रयोग करते हैं। एंटीहिस्टामिन में तुम्हारे पास सिट्राजिन दे देते हैं, प्रोमेथ्रिनजीन दे देते हैं, डाईफिनाइल हाइड्रामीन दे देते हैं। ऐसे इसके तुम्हारे पास ये सब टैबलेट के नाम है। ठीक है। तो यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, दे सकते हैं, आराम से यहाँ से क्या कर सकते हैं, इनटेक कर सकते हैं। ठीक है। तो ये तुम्हारे पास क्या हो जाएंगे, ये नाम लिखा नहीं है, फिर फार्माकोलॉजिकल लिखा है भाई। ठीक है। फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट के बारे में तो हमसे पूछा क्या था, देखिए डर्मेटोलॉजी हम डिफिनेशन देख लिए, इटियोपैथोजेनेसिस बता दिए, क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन, फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट पूरा डिटेल में हमने बता दिया आपको यहाँ से। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, एंजाइटी क्या हो। ठीक। नेक्स्ट यानी 8वां क्वेश्चन हमसे क्या पूछ दिया, कर दिया डिफाइन एंजाइटी, एंजाइटी को डिफाइन करना है। गिव द इटियोपैथोजेनेसिस, क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन, फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट ऑफ एंजाइटी, मतलब एंजाइटी को आपको क्या करना पड़ेगा, डिफाइन करना पड़ेगा, किस कारण से होता है एंजाइटी और क्या लक्षण, यानी क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन बताना पड़ेगा, फिर दवा के द्वारा हम कैसे ट्रीट कर सकते हैं इनको आपको बताना पड़ेगा। तो आपके सामने दे रखा है एंजाइटी। अब एंजाइटी होती क्या है, यदि इसे हिंदी में बात की जाए तो किसे क्या बोलते हैं, चिंता कहते हैं। यार चिंता हमारे अंदर बहुत है। ठीक। देखिए चिंता क्या कहते हैं वो आयु को खा जाती है। ठीक है। ठीक है। चिंता कोई ना करिए, बहुत सारे लोगों को एग्जाम की टेंशन होगी यानी चिंता होगी, चिंता करने से कुछ नहीं होगा, आप मेहनत करते रहिए भाई। ठीक है। वो चिंता दूर कर दीजिए आप। ठीक। मेहनत करते रहेंगे तो आपका रिस्पांस, यदि मेहनत अच्छा रहेगा तो रिस्पांस भी बढ़िया मिलने वाला है। ठीक है। तो चिंता क्या होती है, क्या लिखा है, एंजाइटी इज ए फीलिंग टू फियर अनईजीनेस डैट में मेक ऑफ द पर्सन स्वेट होगी, रेस्टनेस हो जाएगा। ठीक है। रेस्टलेसनेस हो जाएगा। टेंशन हैव टू रैपिड हार्ट बीट हो जाएगी। कहने का मतलब किसी पर्सन के पास एंजाइटी होगी तो अनईजीनेस पैदा करेगा, मतलब हम अपनी इजीली क्या कर सकते हैं, सो सकते हैं, उठ बैठ सकते हैं, मगर वो ऐसा कर नहीं पाएगा। ठीक। उन्हें चिंता हो जाएगी, घबराहट टाइप में होगी। ठीक है। अब इस पर्सन को क्या हो जाएगी, बहुत ज़्यादा पसीना आएगा। ठीक है। और ये क्या हो जाएगा, रेस्टलेसनेस हो जाएगा, मतलब ये थोड़ा सा हम सबको कहते हैं चलो आराम से बैठ जाओ, तो ऐसा वो बैठने वाला थोड़ा सा इरिटेशन उसके अंदर होगा। ठीक है। टेंशन बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। ठीक है। उसकी हार्ट बीट क्या हो जाएगी, जल्दी इंक्रीज कर जाएगी। तो चिंता ज़्यादा हमें करने की ज़रूरत नहीं है। देखिए चिंता करेंगे तो बीपी, हमारी ब्लड प्रेशर बढ़ता है, जिसे हाइपर टेंशन हो सकती है, यानी हार्ट अटैक आ सकता है। तो ऐसे बहुत सारे कारण बन सकते हैं यानी एंजाइटी से। इसमें क्या होता है, लाइक बिफोर ए टेस्ट है, बी यानी क्या होता है, बिफोर मेकिंग है इंडिपेंडेंट डिसीजन, मतलब क्या कर देते हैं, बहुत सारे देखा गया है कैसे, मान लेते कोई इंडिपेंडेंस डिसीजन ले लिए तब भी उन्हें पास हो सकता है। ठीक है। तो इसे चिंता कहते हैं। यार भारत और पाकिस्तान का मैच था। ठीक है। भारत ने क्या कर दिया, पाकिस्तान को बॉल भर पीट दिया, तो कहते हैं यार उसे बहुत ज़्यादा मारा था, चिंता हो जाती है, यार बॉलर को इतना ज़्यादा नहीं मारना चाहिए था। ठीक। नहीं, चिंता हो जाती है कि नहीं, जैसे मान लेते हैं आप, ठीक है, आपकी जीएफ या वीएफ है। ठीक है। तो आप प्रॉपर अमाउंट में उससे बतिया रहे हैं बल भर। ठीक है। बल भर बतिया रहे हैं, अब कहते हैं यानी आपका रिचार्ज कर दिए, बढ़िया से शॉपिंग वॉपिंग करा दिए, अगले दिन ब्लैक लिस्ट में डाल दिए, तो एक चिंता हो जाती है, यार इतना खर्च किए, अरे बताओ दिक्कत होगा, छोड़ के चली गई, चिंता हो जाती है कि नहीं। तो वो चिंता क्या कर देती है, आपकी आयु को खा सकती है। ठीक है। हार्ट बीट को एज कर सकती है, टेंशन बना सकती है, तो उसी को क्या बोलते हैं, यानी चिंता बोलते हैं। तो ये टाइप है जो हमें पढ़ना नहीं है, हमारा मेन जो उद्देश्य है इटियोपैथोजेनेसिस। इसमें क्या होता है, एंजाइटी डिसऑर्डर का द नॉट रिजल्ट टू द पर्सन वीकनेस,
मतलब क्या होता है, ये देखा जाए तो पर्सन को कमज़ोर नहीं बनाता है, अब उस पर डिपेंड करता है। करेक्टर डिफेक्टिव हो जाता है, मतलब उनका करेक्ट डिफेक्ट हो जाएगा, ऐसा भी नहीं होता। बैकग्राउंड प्रॉब्लम, यानी ये सब चीज़ हो सकती हैं। शायद यानी मान लेते किसी पर्सन के पास क्या होगा, कमजोरी बहुत ज़्यादा है, तब भी उन्हें एंजाइटी हो सकती है। कहेंगे यार दुबला पतला है, ठीक, जैसे मान लेते करिया है, आप देखने गए, ठीक है, तो कौन लड़की को प्रपोज कर दिए, तो कहिए यार करेठवा हमके प्रपोज कैले हो, ठीक है, तो हमको चिंता हो जाएगी यार करिया बाटी का करी। मान लेते दुबला पतला है, सुट्टूर है, ठीक है, तब भी दिक्कतें हो सकती हैं भाई। बहुत ज़्यादा मोट है तो कहेंगे मोटका है लाल हो, ठीक, तब वो दिक्कत हो सकती है, ठीक। तो ये हो सकता है यहाँ से। करेक्टर डिफेक्ट मतलब आपका थोड़ा सा चरित्र सही नहीं है, इस पे देख दिखाव नहीं सही है। बैकग्राउंड प्रॉब्लम हो सकती है, मान लेते बैकग्राउंड अभी वही बताया, ठीक है, मान लेते ज़मीन जायदाद का प्रॉब्लम रहे तब भी एंजाइटी हो सकती है, ठीक। केमिकल इम्बैलेंस, आपके शरीर में सब कुछ केमिकल लेवल पे हमारे शरीर में हो रहा है, ठीक है, तो इसमें केमिकल इम्बैलेंस होगा तब भी आपको चिंता हो सकती है। यानी इन्वायरमेंटल फैक्टर आपके बगल बगल में क्या हो रहा है ये भी मायने रखता है। कभी कभी ये हेरिडिटी हो सकती है, चिंता आपके हेरिडिटी हो सकती है। अब ये होता कैसे है, देखिए यहाँ पर यानी एनी इटियोलॉजी फैक्टर होते हैं, तो जिससे हमारे पास न्यूरोट्रांसमीटर क्या होता है, नॉर्मल फंक्शन करता है, जिससे तुम्हारे पास क्या हो जाता है, हिप्पो यानी क्या होता है हिप्पोकैम्पस, तथा क्या हो जाती है सिंगुलेट, और हमारे पास क्या होता है जीरस इंड्यूस ट्रीट कर जाते हैं, ठीक है। उसके बाद हमारे पास क्या हो जाती हैं एमिगाडाल डिटेक्ट द ट्री यानी थीट, मतलब ये दो में बट जाती है, तो उस समय क्या कर देती है, जो एक्टिवेशन ऑफ द हाइपोथैलेमस एड्रिनल कॉर्टेक्स, मतलब हमारी जो एड्रिनल कॉर्टेक्स किडनी वाले रीजन पे हाइपोथैलेमस एक्टिवेशन हो जाता है, जिसे कॉर्टिकोसोल को रिलीज करता है, जिससे हमारे पास क्या हो जाती है स्ट्रेस में पैदा कर देती है। स्ट्रेस होगी, ठीक है, तो लिखो स्टेट हार्मोन इंटरेक्ट विद द ब्रेन में हमारे पास यानी स्ट्रेस हार्मोन जो होता है उसे यानी इंटरेक्ट करेगा, जिससे हमें एंजाइटी पैदा हो जाएगी। या मान लेते एक्टिवेशन ऑफ द ANS ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम यानी करेगा, और हमारे पास एक्टिवेशन हो जाएगा किसका, यानी एड्रिनल मेडुला का, तब भी हमें पास क्या हो जाएगी इंक्रीज द इपिनेफ्रिन, और रिलीज करेगा क्या, ये यदि रिलीज होगी तो जाहिर सी बात हमें एंजाइटी हो जाएगी, चिंता हो जाएगा। इसके बारे में यहाँ दे रखा है। फिर हमसे कह दिया क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन के बारे में, लक्षण क्या हो सकता है, कोल्ड तथा स्वेट हैंड हो सकता, मतलब उनका जो शरीर रहेगी ठंडी हो जाएगी, पसीना बहुत ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है। और क्या लिखा है, ड्राई माउथ, उनकी माउथ क्या मुंह जल्दी जल्दी सूख जाएगा, ठीक। नोजिया हो सकती है, ब्रीथिंगनेस यानी ब्रीथनेस हो सकता, मतलब उनकी जो सांस होती है रुक रुक के चलेगी, कहते हैं धड़कन तेज हो जाती है, ठीक है। नाइट मार्क मतलब क्या होगा, स्वप्न, मतलब ज़्यादातर उन्हें सपना आएगा, ठीक है। यानी फीलिंग पेनिंग तथा फियर पैदा करेंगे, मतलब थोड़ा सा डरा डरा रहेंगे, ठीक है। अनकंट्रोलेबल थॉट, मतलब अपनी कंट्रोल को थॉट यानी अपनी कंट्रोल को क्या अपनी जो थॉट रहेगी सोच रहेगी उसे कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। डिफिकल्ट इन स्लीपिंग, मतलब सोने में उन्हें प्रॉब्लम हो सकती है, तो इसे दिखाएंगे तो आपको स्लीपिंग पहले ही दवा दी जाती है स्लीपिंग के लिए, ठीक है। अब नॉन फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट के लिए आप जो दिया नहीं आपके सिलेबस में, ठीक है, क्वेश्चन में नहीं पूछा था, सिलेबस में तो है ही है। फार्माकोलॉजिकल में तुम्हारे पास क्या आ जाते हैं इसमें देने, एंटी एंजाइटी ड्रग्स में क्या हो जाते हैं, बेंजाडिया यानी डियाजीन यानी डियाजेपिन देते हैं, यानी क्या लिखा बेंजाडियाजेपिन देते हैं। इसमें कौन कौन सी मेडिसिन दे जाते हैं, एमलाफ, ठीक है, लिखा है एल्प्राजोलाम दे देते हैं, डाइजापाम दे देते हैं, क्लोनाजेपाम दे देते हैं, ये सब मेडिसिन दी जाती है जो स्लीपिंग को क्या कर देती है, सही करती है, ठीक। एंटी डिप्रेसेंट एजेंट में तुम्हारे पास क्या हो जाते हैं, एमीट्राइपाटालीन आ जाते हैं, फ्लूजेक्टिन आ जाते हैं, ये सब इसके ड्रग्स दे सकते हैं, ठीक। इसमें बीटा ब्लॉकर में तुम्हारे पास क्या होगा, प्रोप्रेनोलॉल आ सकता है, ये रिड्यूज करते हैं सिम्टम द एंजाइटी, रैपिड हार्ट बीट और शेकिंग को, ये सब क्या कर सकते हैं, रिड्यूज कर सकते हैं। रिड्यूज होगा तो जाहिर सी बात एंजाइटी हमारे शरीर के अंदर कम होगी। तो ये हो जाएगा इनके बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चल, ठीक। लॉन्ग क्वेश्चन आंसर में फाइनल तथा लास्ट ये क्वेश्चन है, इसमें कह दिया व्हाट इज एप्थोल्मोलॉजी, एप्थोल्मोलॉजी क्या होती है इसके बारे में बताना है। एक्सप्लेन द पैथोजेनेसिस, क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन तथा फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट ऑफ ग्लाइकोमा, मतलब ग्लाइकोमा जो होती है भी आँख से रिलेटेड एक
बीमारी है, इसका हमें इटियोपैथोजेनेसिस बताना पड़ेगा, क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन और फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट के बारे में आपको बताना पड़ेगा डिटेल में, ठीक है। तो इसमें आपको इतना बताना पड़ेगा। तो सबसे पहले समझते हैं यहाँ से एप्थेल्मोलॉजी होती क्या। एप्थेल्मो कहीं भी वर्ड समझो तो समझ लो आई से रिलेटेड है। जब क्या कर दी जाती है, आई की स्टडी की जाती तो उसे हम क्या बोलते हैं, एप्थेल्मोलॉजी मतलब स्टडी, यानी स्टडी ऑफ आई इज नोन एप्थेल्मोलॉजी। इसमें सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, ठीक है, यानी ग्लाइकोमा को डिटेल में पढ़ना पड़ेगा। ग्लाइकोमा क्या होती है, ग्लाइकोमा इज अ ग्रुप ऑफ आई डिजीज होती है दैट यानी दैट अफेक्ट एंड डैमेज द ऑप्टिकल नर्व कॉजिंग द विजन लॉस। कहने का मतलब क्या होती है, ग्लाइकोमा एक तुम्हारे पास ग्रुप ऑफ डिजीज होती है जो मेनली डैमेज करती है ऑप्टिकल नर्व को। ऑप्टिकल नर्व क्या होती है, यदि आप देखेंगे आपकी आई हो गई, ठीक है, आई हो गई, ये आपका हो गया, यहाँ से लेंस हो गया तो ये रेटिना हो गया। रेटिना के पीछे से नर्व जाती है जो माइंड को ले जाती है, इस नर्व को हम क्या बोलते हैं, ऑप्टिकल नर्व बोलते हैं, ठीक है। अब ये क्या डैमेज जब हो जाते हैं समझ लो क्या हो जाता है, उन्हें ग्लाइकोमा कॉजेज हो जाता है। दूसरा नेक्स्ट पॉइंट में क्या लिखा, इट इज ए मेनली अकर ड्यू टू द ब्लॉकेज ऑफ ड्रेनेज कैनाल ऑफ आई एट द कॉर्नर ऑफ आई। मतलब ये क्या कर देती है, लग बाई चांस हमारे पास ड्रेनेज सिस्टम जो है कैनाल की वो ब्लॉकेज हो जाती है, तब ग्लाइकोमा कॉजेज कर जाता है। लीड टू अकुमुलेशन ऑफ फ्लूइड इन आई, मतलब ज़्यादा मात्रा में क्या हो जाती है, फ्लूइड की मात्रा बढ़ जाती है, जिससे यानी तुम्हारे पास क्या हो जाता है, देन इंक्रीज द एंट्रा, ठीक है, लिखा है इंट्रा ऑकुलर प्रेशर। सबसे पहले देखिए क्या होता है, ये जहाँ पर इंट्रा ऑकुलर प्रेशर ये वाला पोर्शन है, तो इसमें यदि फ्लूइड ज़्यादा अमाउंट में अकुमुलेशन ज़्यादा अमाउंट में होगा तो ये प्रेशर होगा। प्रेशर होगा तो जाहिर सी बात हमारे ऑप्टिकल नर्व पे क्या होगा, प्रेशराइज होगा, जिससे जो नर्व इंपल्स है वो जनरेट नहीं कर पाएंगे, जनरेट होंगी इंपल्स माइंड तक नहीं पहुंच पाएंगे, तो उससे ग्लाइकोमा कॉजेज हो जाएगा। अब इटियोलॉजी में तुम्हारे पास कौन कौन से हो सकते हैं, एग्जैक्ट नोन ऑफ द ग्लाइकोमा अननोन, एग्जैक्ट नहीं पता, मगर मोस्टली अकर्स ड्यू टू द यानी लिखा है इंट्रा ऑकुलर प्रेशर, ठीक है, मतलब मोस्टली क्या माना जाता है, इंट्रा ऑकुलर प्रेशर के कारण से ग्लाइकोमा होता है। इट मे बी यानी ड्यू टू द फॉलोइंग फैक्टर, ठीक है, बहुत सारे फैक्टर हो सकते हैं। इंक्रीज द प्रोडक्शन ऑफ द एक्वस ह्यूमर, जो हमारी आंख की ह्यूमरस होती है, एक्वस ह्यूमर होता है, ठीक है, उसमें क्या कर देती है वो इनका प्रोडक्शन इंक्रीज। जब जाहिर सी बात ह्यूमस मतलब एक्वस जो लिक्विड की तरह प्रोड्यूस होगा तो प्रेशर हमारे किस पे पड़ेगा, ऑप्टिक नर्व पे प्रेशर पड़ेगा, जिससे काम हो सकता है ग्लाइकोमा का, ठीक है। ब्लॉकेज ऑफ कैनाल हमारी क्या हो जाती है, ब्लॉकेज हो जाती, तभी आपको ग्लाइकोमा हो सकता है, ठीक है। अब यहाँ से लिखा तुम्हारे पास देखिए कोई ऐसा फैक्टर है, ठीक है, एनी फैक्टर जो एक्युमुलेशन करेगा यानी फ्लूइड को एक्युमुलेशन करेगा। अब ये क्या करेगा, इंक्रीज करेगा यानी लिखा है इंट्राऑकुलर प्रेशर को इंक्रीज करेगा, जिससे हमारी नर्व पे क्या होगी, यानी डैमेज होगी। जब डैमेज होगी तो जाहिर सी बात हमें क्या हो जाएगा, ग्लाइकोमा कॉजेज हो जाएगा। ये इनके बारे में है, ठीक। क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन क्या कैसे जानेंगे कि इन पर्सन को ही क्या हुआ, ग्लाइकोमा हो गया, तो यानी पेन एंड प्रेशर ऑफ आई, मतलब आंखों पे क्या करेगा, लगेगा तो आपका प्रेशर धांसा लगेगा, ठीक है, और बहुत तरह तगड़ा दर्द होगा। लो कलर विजन यानी लो विजन, उन्हें देखने में परेशानी होगी। ब्लाइंड स्पॉट हो जाएगा, ठीक है, ब्लाइंड स्पॉट हो जाएगा, यानी हेडेक होगा ज़्यादा। रेड आई हो जाएगी, मतलब उनकी आँख क्या हो जाएगी, लाल कलर की हो जाएगी। रेनबो कलर होल टू अराउंड द लाइट, मतलब क्या करेंगे, उन्हें जो कभी कलर दिखाई देगा, जैसे मान लेते ये लाइट है, ठीक है, लाइट के अगल बगल तुम्हें दिखेगा सातों कलर एकदम से आइडेंटिफाई सही से पता चलेगा कि ये हो रहा है, ठीक है। ये हो जाएगा इनके बारे में। अब हमसे क्या कह दिया है, मार्फोलॉजिकल मैनेजमेंट में किस दवा का प्रयोग कर सकते हैं। सबसे पहले आई ड्रॉप के रूप में हम मोस्टली प्रयोग करते हैं, क्या, जैसे तुम्हारे बीटा ब्लॉकर में क्या आ जाते हैं, लिखा है बेटाजोलॉल, जो फर्स्ट चॉइस ऑफ द यानी टीमोजोलॉल जो होता है आई ड्रॉप के तौर पे दिया जाता है किसी पर्सन को ग्लाइकोमा हुआ है तो। टॉपिकल कोलिनर्जिक ड्रग्स, जैसे तुम्हारे पास क्या लिखे हैं, कार्बाकोल आ जाते हैं, और क्या आ जाते हैं, पाइलोकार्पिन आ जाते हैं, जिससे कि यानी लिखा कॉन्ट्रैक्शन ऑफ आइरीज होती है, तथा क्या हो जाती है, यानी सिलियरी मसल्स हो क्या कर देती है, इसे कॉन्ट्रैक्ट कर देती है, ठीक है, इससे प्रेशर कम हो जाता है। टिपिकल एंड एड्रेनर्जिक एगोनोस्टिक, ठीक है, अल्फा यानी लिखा है, नहीं अल्फा नहीं लिखा, टिपिकल एड्रेनर्जिक एगोनोस्टिक में तुम्हारे पास क्या आ जाते हैं, ब्रेमो
नीडीन आ जाते हैं, जो डिक्रीज करते हैं इंट्राऑकुलर प्रेशर को, कम कर देते हैं, और इंक्रीज कर देते हैं एक्वस ह्यूमरस, ठीक, आउटफ्लो को क्या कर देते हैं, ये कम कर देते हैं, ठीक है। अब प्रोस्टाग्लैंडिन का भी प्रयोग कर सकते हैं, ऑस्मोटिक डायूरेटिक में प्रयोग करते हैं, मैनिटॉल का प्रयोग करते हैं, ठीक है। ओरल मेडिकेशन में तुम्हारे पास क्या दे सकते हैं, बीटा ब्लॉकर दे सकते हैं, कार्बोनिक एनहाइड्रेज के रूप में ये सब आप दे सकते हैं। तो इस तरह से देखा जाए तो हमने क्या कर दिया, पूरा डिटेल में लॉन्ग आंसर क्वेश्चन को अच्छे से कवर अप किया, ठीक है। अब 1 नंबर की जो बात आती है तो हम सबसे लास्ट वीडियो में इसे देखते हैं। तो अब हम आ जाते हैं किस पे, शॉर्ट पे आ जाते हैं, ठीक, इन्हें देखने का काम करते हैं आराम से, ठीक है। इसमें क्या क्या पूछा इसे आप ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। मैं सारी विश्व पुरा दूंगा, तू जो मांगे मैं ला दूंगा। कहाँ गया जी, पहले क्वेश्चन लाओ जी, जो मांगो नहीं, हम तो मांगेंगे पैसा, ठीक है, प्यार, ठीक है। तो यहाँ पर कह दिया है शॉर्ट आंसर क्वेश्चन में सबसे पहला क्वेश्चन क्या रखा, व्हाट डू मीन बाय द एविडेंस बेस्ड मेडिसिन, यानी एविडेंस बेस्ड मेडिसिन क्या होती है। एविडेंस मतलब समझते हो कि नहीं, जैसे हम कहते हैं हम आपको 2 थप्पड़ा मार दिए, 2 थप्पड़ा मार दिए तो कहेंगे 2 थप्पड़ा मलना हम हो ही हमके, तो कोई एविडेंस रहेगा कि 2 थप्पड़ा मारे हैं ना, चाहे छपा रहेगा चाहे कोई पर्सन देखा रहेगा, तो एविडेंस होना चाहिए। तो यही तुम्हारे पास ऐसी कोई ड्रग्स है जो एविडेंस जिसका होना चाहिए, ठीक है। गिव द इम्पोर्टेंस ऑफ यानी एविडेंस बेस्ड मेडिसिन, इसका फायदा क्या हो गया, नुकसान नहीं फायदा क्या, इंपॉर्टेंट क्या है, यही आपको बताना पड़ेगा यहाँ से, ठीक है। तो यहाँ से क्या कर दे रखा है, यहाँ सिग्निफिकेंस, ठीक है, सिग्निफिकेंस इंपॉर्टेंट, यहाँ पर बस इतना बताना पड़ेगा, ठीक है। यानी तुम्हारे एविडेंस, यानी एविडेंस बेस्ड मेडिसिन क्या होती है, सिग्निफिकेंस यानी इंपॉर्टेंट क्या होता है, ये आपको बता के आपका ख़त्म कर देना है। तो यानी इसमें क्या लिखा है, एविडेंस बेस्ड मेडिसिन क्या होती है। जैसे मान लेते हैं एविडेंस बेस्ड मेडिसिन इज द सिस्टमेटिक अप्रोच टू द मेडिसिन इन विच डॉक्टर तथा अदर हेल्थ केयर प्रोफेशनल यूज, ठीक, यूज ऑफ करेंट बेस यानी बेस्ड साइंटिफिक एविडेंस फॉर द क्लिनिकल रिसर्च टू मेक द डिसीजन अबाउट द क्योर क्लिनिक पेशेंट। कहने का मतलब क्या होता है, एविडेंस मेडिसिन ऐसी होती जो सिस्टमेटिक अप्रोच की जाती है, और ये मेडिसिन देखा जाए तो क्या होती है, यानी मेडिसिन इन विच डॉक्टर के द्वारा, अदर हेल्थ केयर प्रोफेशनल के द्वारा यूज किया जाता है, जो ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, किसी भी डिजीज पे क्या कर सकते हैं हम, क्योर पा सकते हैं। सिर्फ बेस्ड साइंटिफिक एविडेंस होता है कि मतलब ये जो ड्रग्स है भाई, पैरासीटामॉल है, तो उस पर पूरा बहुत बड़े बड़े डॉक्टर और रिसर्चर ये सब स्टडी करते हैं, अच्छा ये जो है हमारे पास जो भी फीवर है, फीवर को कम करने के, टेम्परेचर को कम करने के लिए प्रयोग की जाती है, यानी सही है। तो ऐसे तुम्हारे पास क्या हो जाते हैं, यूज ऑफ करेंट बेस्ड साइंटिफिक एविडेंस दी जाती है क्लिनिकल रिसर्च के द्वारा, ठीक है। और बहुत सारी लैब टेस्टेड वगैरह होती है जिससे हम पता कर जाते हैं कि यानी पेशेंट को देंगे तो सही डिसीजन में उसे उस डिजीज पे क्योर पाई जा सकती है, उसी को हम क्या बोलते हैं, एविडेंस बेस्ड मेडिसिन बोलते हैं। फिर क्या लिखा है, व्हेन डॉक्टर लुक एट द रिसर्च बिफोर द रिकमेंडिंग द ऑफ ट्रीटमेंट, मतलब कोई ड्रग्स हम बना के लेके आए, जैसे हम मान लेते कुछ बना के लेके आए, ठीक है, मान लेते ऐसे कोई एक हम क्या कर दिए, कोई एक ड्रग्स बनाकर लेके आए, इसका नाम रख दिए हैं, क्या होगा, क्या रख दें, ठीक है, कुछ भी नाम रख देते हैं, इसमें क्या केमिकल है हमें नहीं पता है, तो ये लैब में जाएगी, पहले रिसर्च इस पे किया जाएगा, अच्छा इसमें ये केमिकल है भाई, ये केमिकल है, चलो हमने केमिकल पता कर लिया, अब ये जो है, ठीक है, किस डिजीज पे क्योर पाए जा रहे हैं, ये भी रिसर्च हमने पैदा कर लिया, तो डॉक्टर को क्या कर दिया जाएगा, एविडेंस मिल जाएगा, अच्छा रिसर्च के जरिए सही है, लैब टेस्ट सही है, तो इस डिजीज के लिए ये सही है, तो क्या करेंगे, ट्रीटमेंट के लिए डॉक्टर रिकमेंड करेंगे। तो ये बताओ एविडेंस हुआ कि नहीं, तो इसी को एविडेंस बेस्ड मेडिसिन बोलते हैं। दे आर द यूजिंग एविडेंस मेडिसिन, जो सबसे ज़्यादा हम क्या करते हैं, प्रयोग करते हैं, ठीक है। अब यहाँ से सिग्निफिकेंस दे रखा, ठीक है, यानी इंपॉर्टेंट क्या होती है इसके बारे में दे रखा। दे यूज ऑफ एविडेंस मेड इज क्रूशली यानी इंपॉर्टेंट इन द मेंटेनिंग क्वालिटी मेडिकेशन केयर, मतलब क्या करेंगे, यदि एविडेंस बेस्ड मेडिसिन का प्रयोग करेंगे तो कोई भी डिजीज है तो उसकी क्वालिटी को हम क्या कर सकते हैं, ठीक है, डिजीज है तो उसका जो ड्रग्स ले रहे हैं, ड्रग्स की क्वालिटी इंप्रूव करके उस डिजीज को हम ट्रीट कर सकते हैं। एंड इंश्योर गुड क्लिनिकल आउटकम, मतलब उससे जो भी आउटपुट निकलेगा हमें ज़्यादा ज़्यादा क्या निकलेगा, सही ही निकलेगा। इट प्रोवाइड कॉस्ट इफेक्टिव यानी मेडिकल केयर, मतलब कॉस्ट इफेक्टिव होना चाहिए कि मतलब ज़्यादा ज़्यादा पैसा भी नहीं लगे, ये होना नहीं चाहिए। प्रमोट कैन बी ट्रीट एंड द आउटकम, मतलब क्या कर देते हैं, ये ज़्यादा ज़्यादा कोई ड्रग्स है मतलब किसी पे यूज किए हैं तो जल्दी जल्दी उस पर कोई ना कोई आउटकम यानी आउटपुट मिले।
इट हेल्प टू ऑफ द स्टेबलाइजिंग नेशनल स्टैंडर्ड ऑफ पेशेंट केयर, मतलब वो क्या हो, ज़्यादा ज़्यादा स्टेबल हो, ठीक है, स्टेबल हो, पेशेंट केयर के लिए हमारा सूटेबल हो और स्टैंडर्ड तरीके से वो जल्दी जल्दी काम करे आराम से। नेक्स्ट में लिखा है इट कीप डॉक्टर तथा अदर हेल्थ कोर प्रोफेसर अपडेटेड करें। मान लेते हैं कोई डॉक्टर हैं तथा अदर प्रोफेशन है तो जान जाते हैं ड्रग्स का सही से वर्क नहीं करा तो उसे लैब को अपडेट करेंगे कि इसमें त्रुटियाँ ये है, ये सही करो तो ये मेडिसिन क्या हो जाएगी, इसके लिए ज़्यादा सूटेबल हो जाएगी। तो ये हो गया इंपॉर्टेंस के बारे में। नेक्स्ट में हमसे क्वेश्चन पूछ दिया है, ठीक है, इसमें नेक्स्ट में हमसे क्वेश्चन पूछ दिया हाइपरलिपिडीमिया के बारे में, ठीक है। तो इसमें कह दिया हमें क्या क्वेश्चन पूछा, डिफाइन हाइपरलिपिडीमिया क्या होती है, इसके प्रकार क्या होते हैं, क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन ऑफ हाइपरलिपिडीमिया। मतलब सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, हाइपरलिपिडीमिया होती क्या है, इसके प्रकार कितने होते हैं और इसके क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन क्या होते हैं हाइपरलिपिडीमिया के बारे में, इसको आपको डिफाइन कर देना है यहाँ से। तो सबसे पहले हम समझते हैं क्या होगा, हाइपरलिपिडीमिया होती क्या है, ठीक है। ये भाई कॉपी हटा रहे हैं यार, इसी को पढ़ना है, ठीक। हाइपरलिपिडीमिया, लिपिडीमिया मतलब लिपिड होता है, हाइपर मतलब ज़्यादा होता है। जब किसी शरीर के अंदर, जब किसी भी ह्यूमन बॉडी के अंदर लिपिड की मात्रा ज़्यादा हो जाती है तो उस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं, हाइपरलिपिडीमिया बोलते हैं, ठीक है। जैसे कहते हैं ना बहुत ज़्यादा तुम्हारे पास चर्बी हो, चर्बी आ गई बाटा एकदम से बोलते हैं ना, तो मतलब चर्बी मतलब लिपिड की मात्रा क्या हो गई, फैट की मात्रा ज़्यादा हो गई है, ठीक है। अब लिखा क्या हो गया, हाइपरलिपिडीमिया कह रखा है, हाइपरलिपिडीमिया इज ए कंडीशन इन विच लेवल ऑफ फैट यानी लिपिड इन द ब्लड कोलेस्ट्रॉल ट्राइग्लिसरॉल इंक्रीज एबनॉर्मली, मतलब जितना नॉर्मल होना चाहिए उससे नॉर्मल से कईयों गुना ज़्यादा हो जाता तो उस कंडीशन को हाइपरलिपिडीमिया बोला जाता है। फिर क्या होगा, आल्दो हाइपरलिपिडीमिया इज हेरिडिटी, कभी कभी ये हेरिडिटी हो सकती है, मान लेते हैं आपके दादा मामा खूब मोटी माटा हैं, ठीक है, मम्मी मोटी हैं, तब भी आपके शरीर के अंदर आ सकती है। या कभी कभी क्या कर सकती है, आप डाइट सही से नहीं रहे तो तब भी हो सकती है। बट इज द मोस्टली कॉमन यूज टू लाइफ स्टाइल फैक्टर, मतलब मोस्टली देखा जाए तो लाइफ स्टाइल फैक्टर पे डिपेंड करता है, आपकी डाइट कैसी है, हाई मतलब जो भी डाइट ले रहे हैं उसमें यानी फैट की मात्रा यानी लिपिड की मात्रा ज़्यादा अमाउंट में है तब भी हो सकता है। नो प्रॉपर एक्सरसाइज, मतलब केवल हुर रहे हैं, खा रहे हैं, ठीक है, आप प्रॉपर एक्सरसाइज नहीं कर रहे हैं तब भी हो सकता है इस कंडीशन में हाइपरलिपिडीमिया। अब कच्छा टाइप इसके कितने होते हैं, तीन टाइप के, यानी क्या होगी हाइपरलिपिड देखा जाए तो 3 तरह के होते हैं, ठीक है। एक तुम्हारे पास लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन होते हैं, एक वेरी लो यानी लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन होते हैं, एक हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन होते हैं। इसे क्या बोला जाता है, बैड, ठीक है, बैड कोलेस्ट्रॉल भी बोला जाता है, ठीक है, बैड कोलेस्ट्रॉल भी बोला जाता है, ठीक, जो हमारे शरीर के लिए क्या होता है ज़्यादा खराब होती है, ठीक। अब इसका नेक्स्ट में लिखा क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन ऑफ हाइपरलिपिडीमिया, यानी कैसे देख जानिए कि इस पर्सन को, ठीक है, इस पर्सन को हाइपरलिपिडीमिया का कॉज हो चुका है, ठीक है। तो इसमें क्या लिखा है, व्हेन कोलेस्ट्रॉल लेवल द हाई मोस्ट पीपल, ठीक है, एसिमेट्री यानी इन ए सिम्पैटोमेटिक, कहने का मतलब क्या कह रखा है, जब किसी शरीर के अंदर क्या हो जाती है कोलेस्ट्रॉल लेवल की मात्रा ज़्यादा हो जाती है तो हम समझ लो हाइपरलिपिडीमिया हो जाती है, ठीक है। उनका ब्लड प्रेशर ज़्यादा हो जाएगा तब भी समझ लो हाइपरलिपिडीमिया कॉज हो सकते हैं। कभी कभी उन्हें हार्ट अटैक आ सकता है। स्टॉक यानी तुम्हारे पास क्या हो जाती है, स्टॉक रिड्यूस द ब्लड सप्लाई इनटू द ब्रेन, मतलब जो ब्रेन में जानी चाहिए ब्लड की प्रॉपर अमाउंट में सप्लाई जो ऑक्सीजन को लेके जा रही है वो प्रॉपर अमाउंट में नहीं ले आते तो उन्हें सीजर मिर्गी आने लगेगा, ठीक है। यानी लिखा है जेंथोमैक्स में तुम्हारे पास जो यानी फैटी एसिड है प्लेक ऑन स्किन के ऊपर क्या करेगी, डिपोजिट होगी, इन्हें चर्बी ज़्यादा बोलते हैं, कहते हैं चर्बी ज़्यादा बढ़ जाती है तो वो क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, तो समझ लो हाइपरलिपिडीमिया उन्हें हो चुका है। तो ये हो गया इनके बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ रुक करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे पूछ दिया है, राइट ए नोट ऑन द इटियोपैथोजेनेसिस ऑफ क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज, ठीक है, जैसे हम शॉर्ट में क्या बोलते हैं, COPD बोलते हैं। इसको क्या करना पड़ेगा, इसको डिफाइन कर देना है और इटियोपैथोजेनेसिस के बारे में आपको डिफाइन कर देना, आपका काम खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले COPD होती क्या, क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज, कभी कभी कहते हैं, ठीक है, इनको डिजीज हुई है लंग्स में प्रॉब्लम है, बहुत तगड़ा लंग्स में, तो कहते हैं इन्हें हम क्या कर देते हैं किसी, ठीक है, पल्मोनोलॉजिस्ट को हम दिखाते हैं जो पल्मोनरी से रिलेटेड डिजीज को देखता है, तो इसमें उसी को हम क्या बोलते हैं, ठीक है, लिखा है अकॉर्डिंग टू WHO COPD इज ए लंग डिजीज एंड, ठीक है, डिफाइन एज द क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव
क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव, ठीक है, ऑब्स्ट्रक्शन है, ठीक है, ऑफ लंग्स, एयर फ्लो डेट ऑफ द इंटरफेयर विद द नॉर्मल ब्रीथिंग एंड नॉट फुल्ली रिवर्सिबल। कहने का मतलब क्या कर रखा है, जब हमारा एयर का फ्लो होता है नोज से लेके लंग्स लेवल पे कहाँ जाता है, एल्वुलाई रीजन पे जाता है। एल्वुलाई क्या होती है, जहाँ पर गैस का क्या होता है, एक्सचेंज होता है, उसमें कोई भी डिस्ट्रैक्शन होती है, ऑब्स्ट्रक्शन होता है, तो उसी को हम सीओपीडी बोलते हैं। ये पूरी तरह से रिवर्सिबल नहीं होता है, ठीक। सीओपीडी आल्सो नोन एज क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव लंग्स डिजीज बोलते हैं, जिसे सीओ यानी COLD बोलते हैं। अब कभी कभी इसे क्या बोला जाता है, क्रोनिक एयर फ्लो लिमिटेशन बोला जाता है, CAL बोला जाता है। क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव रिस्पिरेटरी डिजीज जिसे हम CORD बोला जाता है। इसके हो गया इनके बारे में, ठीक है। इनका टाइप भी देख सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। दो तरह के होते हैं, एक इम्फाइसेमा होता है, दूसरा क्रोनिक ब्रोंकाइटिस होती है, ठीक है। आप यहाँ से देख सकते हैं, हमसे पूछा नहीं है मगर ये पूछा है, इटियोलॉजी पूछा, तो आप टाइप भी यहाँ से देख सकते हैं, उसके सिम्टम भी दे सकते हैं। मेनली जो हमसे पूछा है इटियोलॉजी, यहाँ पर उसे देख लेते हैं। इटियोलॉजी क्या होगा, मेन कॉजेज ऑफ यानी COPD होता है स्मोकिंग। भैया आप कहेंगे भाई स्मोकिंग छोड़ दीजिए आप, ठीक है, स्मोकिंग छोड़ दीजिए। कैसे, मतलब जो आप सिगरेट पी रहे हैं वो सब छोड़ दीजिए। कभी कभी ठंडी उंडी में जब कौड़ा उड़ा तापते हैं, ठीक है, तो कागज उगज बना के ऐसे सुट्टा मार लीजिए, उड़ा दीजिए। तो ये सब बचपन में किया जाता था हम सब लोग, ठीक है। सर्फ, जिसे हम सरफुंडी बोलते हैं, सरफुंडी या पुईरा का जो धुआं निकलता था उससे पिया करते थे, ठीक। COPD स्टार्ट आफ्टर द केस ऑफ द 40 ईयर रिस्क फैक्टर, ठीक है। अब ये क्या होती है, COPD देखा जाए तो जो 40 साल से ज़्यादा उम्र के लोग हैं उनमें देखने को ज़्यादा मिलता है। अब कभी कभी क्या होता है, स्मोकिंग यदि कोई ज़्यादा करेगा तब हो सकती है। स्मूथ फ्रॉम ऑफ द बायोमास फ्यूल, ये भी हो सकता है, ठीक है। अब यानी एक्सपोज ऑफ एयर पॉल्यूटेड, ऐसे एरिया में रह रहे हैं जहाँ पर क्या हो गया, आपके एयर में केमिकल तथा डस्ट फ्यूल की मात्रा ज़्यादा हो तो COPD का चांस बढ़ सकता है, ठीक है। नेक्स्ट में लिखा है स्मोकिंग ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी कैन पुट द फीचर एट द बीट, मतलब क्या कर सकते हैं, मतलब कोई फीमेल है, उनके पेट में कोई बच्चा है, ठीक है, बच्चा है तो उनमें प्रेगनेंसी के दौरान ही क्या करती है, स्मोकिंग करती है, तब भी डिजीज कॉजेज हो सकता है COPD। अपने इंडिया का कल्चर देखा जाए तो अभी बहुत ज़्यादा बचा हुआ है, क्योंकि फीमेल वर्जन देखा जाए तो ऐसे कोई स्मोकिंग वगैरह नहीं करती हैं, ठीक है। कुछ कास्ट में देखा जाए, ठीक है, कास्ट में नहीं देखा जाए, कुछ फीमेल में देखा जाए तो बहुत सारे लोग शुद्ध प्लस वगैरह खाती हैं, ठीक है, पान खा लेती हैं, जैसे दादी पान खा लो, पचर गलत नहीं कॉमेडी चली थी वो वाले पे, ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे पूछ दिया है गैस्ट्रोएसोफेगल रिफ्लेक्स डिजीज, जिसे हम GERD बोलते हैं। तो कह रखा व्हाट इज GERD, क्या होता है, इसका इटियोपैथोजेनेसिस के बारे में बताना है GERD के। तो क्या होता है गैस्ट्रोएसोफेगल रिफ्लेक्स डिजीज। अब इसे समझिए क्या होता है। कभी कभी मान लेते हैं पार्टी में गए, ठीक है, पार्टी में गए, ऐसे स्टॉल लगा हुआ, ठीक है, ललचाहा टाइप में है आप, ठीक है, ऐसे लगा हुआ है, ठीक है, ऐसे लगा हुआ, तो यहाँ से क्या करेंगे, चाट चाउमीन फुल्की बर्गर पीटेंगे, ठीक है। यहाँ पर खाने का स्टॉल है, ठीक है, खाने में बहुत सारे आइटम हैं, ठीक है। अब मान लेते खाना नहीं खुला तो दोबारा दो प्लेट पीट दिए आप, ठीक है, दोबारा प्लेट दिए। अब खाना खुला तो खाना वो पीट दिए आप बाकायदे, ठीक है, मतलब गटाई तक एकदम से हुर लिया, मतलब इतना जगह नहीं है कि आप भर सकें, तब वो खाए जा रहे हैं। तो ये बताओ क्या होगा, फिर देखेंगे 1-2 घंटा के बाद प्रॉपर स्लीपिंग नहीं करेंगे तो देखेंगे जलन टाइप में होगी हमारे पेट के, ठीक है, ऊपर ऐसे आ जाएगा, पता चलेगा, ठीक है। यानी आइसोफेगल मतलब ये जो नली है इसमें क्या होगी, कभी कभी बर्निंग होगी, तो उसी को हम क्या बोलते हैं, गैस्ट्रोएसोफेगल रिफ्लेक्स डिजीज बोलते हैं। इसमें क्या होती है, जैसे मान लेते देखिए ये भर गया है तो ये वापस जाने की कोशिश करेगा और इसमें जलन पैदा करेगा, ठीक, उसी को आइसोफेगल रिफ्लेक्स डिजीज बोलते हैं। इसमें क्या होता है, GOPD यानी GERD इज ए कंडीशन इन विच स्टमक एसिड फ्रीक्वेंटली फ्लो बैक इनटू द आइसोफेगस, यानी इरिटेशन टू द आइसोफेगल लाइनिंग, मतलब क्या होगी, ये वापस जाना चाहेगी और स्टमक की जो लाइनिंग के दौरान से हो गई आइसोफेगस की लाइनिंग में क्या होगी, इरिटेशन पैदा करेगी, उसी को हम क्या बोलते हैं, GERD बोलते हैं। अब इसका इटियोलॉजी डायरेक्ट देख लेते हैं। इटियोलॉजी क्या होती है, वीकनेस ऑफ द LES लोअर आइसोफेगल स्फिंक्टर क्या होती है, हमारे पास 2 वाल होती, एक यहाँ से आती, स्टमक की एक वाल यहाँ हो जाएगी, एक वाल यहाँ पर, एक वाल यहाँ, एक वाल यहाँ, ये जो होती है उसे कार्डियक स्फिंक्टर बोलते हैं, और ये जो रहती है उसे हम पाइलोरिक स्फिंक्टर बोलते हैं। 2 स्फिंक्टर होती है, ये जब हमारे पास क्या हो जाती है, ठीक है, उसका स्फिंक्टर लोअर मतलब उसका जो प्रेशर है यानी झेल नहीं पा रहा है, तो ये क्या करेगा, बाहर की तरफ ऐसे मूव करेगा, तो आइसोफेगल रिफ्लेक्शन हो सकते हैं। यहाँ से देखने के लिए मिल जाएगा आपको,
ठीक, लिखा एक्सेसिव एब्डोमिनल प्रेशर यानी प्रेगनेंसी के दौरान। अब याद रखिए भाई, इसीलिए फीमेल की आपको रिस्पेक्ट करनी चाहिए। अब तुम सोचो, ठीक है, जब उनमें बेबी ग्रोथ करता तो पेट इतना बाहर निकल जाता है, स्टमक की लाइनिंग को ऐसे ऊपर की तरफ धका देता है, जिससे खाना भी फीमेल बॉडी कम खाती है। ठीक है, तो उस कंडीशन में क्या हो जाएगा, गैस बनेगा तो रिफ्लेक्स एक्शन हो सकता है, ओबेसिटी बहुत ज़्यादा मोटापा हो जाएगा, चर्बी हो जाएगी, तब भी दिक्कत हो सकती है। सम ड्रग लाइक तुम्हारे पास एंटी एस्थमेटिक, एंटी हाइपरटेंसिव, एंटी एलर्जी यानी एलर्जिक ड्रग्स, डिप्रेसेंट, पेन किलर यदि यूज करेंगे तब वो आपको क्या कर सकते हैं, GERD हो सकते हैं। इसीलिए जब ये सब ड्रग्स ली जाती है तो उनके साथ गैस की दवा दी जाती है। ठीक है, हीटल हर्निया यानी क्या होता है, हर्निया हो जाएगी तब भी आपको क्या कर सकती है, रिफ्लेक्स एक्शन हो सकता है। तो ये तरह से देखा जाए तो हमने GERD का क्वेश्चन कंप्लीट कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ रुख करते हैं भाई। ठीक है, ये पैथोजेनेसिस दे सकते हैं, नहीं पूछा तो हम बताएंगे नहीं, डिफिनेशन हमसे पूछा था और इटियोलॉजी इटियोपैथोजेनेसिस, बस काम खत्म। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे पूछ दिया 5वां नंबर, डिफाइन एंजाइना पेक्टोरिस। एंजाइना पेक्टोरिस होती क्या, इसे आपको डिफाइन करना पड़ेगा। गिव द नॉन फार्माकोलॉजिकल और फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट ऑफ एंजाइना पेक्टोरिस। ठीक है, सबसे पहले एंजाइना पेक्टोरिस क्या होती है इसके बारे में आपको डिफाइन कर देना है, फिर नॉन फार्माकोलॉजिकल तथा फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट ट्रीटमेंट यानी मैनेजमेंट के बारे में आपको बता देना है। तो यानी क्या एंजाइना पेक्टोरिस क्या होती, पहले ध्यान से इसे सुनिए। ठीक है, अब ये देखा जाए तो एक कार्डियोवास्कुलर डिजीज है। इसमें होता क्या होगा, एंजाइना पेक्टोरिस इज ए टर्म यूज्ड टू द चेस्ट पेन कॉजेज बाय द रिड्यूस्ड ब्लड फ्लो टू द हार्ट मसल। कहने का मतलब क्या कर रखा, हार्ट मसल हमारा देखा जाए तो 4 चेम्बर का होता है, आपको हार्ट बनाना है। ठीक है, तो ऐसे हमारे 4 चेम्बर का होता है। अब ये तुम्हारे पास लेफ्ट आर्ट्रियम, ये राइट आर्ट्रियम, ठीक है, ये लेफ्ट वेंट्रिकल और ये तुम्हारे पास राइट वेंट्रिकल। और याद रखना, अब इस मसल को क्या कर देते, प्रॉपर अमाउंट में ब्लड का फ्लो नहीं मिल जाता, और कईयों कारण हो सकता है, क्योंकि मान लेते हैं ये जो हमारे पास ब्लड वेसल इसमें कोलेस्ट्रॉल का डिपोजिशन हो जाए तब भी हो सकता है। ठीक है, यदि मान लेते हैं, ठीक है, डायबिटीज उन्हें है तब भी हो सकता है। तो ये कईयों कारण से हो सकता है एंजाइना पेक्टोरिस। तो उसी को क्या सिंपल से समझिए, एंजाइना पेक्टोरिस ऐसा होता है जब हमारे हार्ट मसल में प्रॉपर अमाउंट में ब्लड की सप्लाई, यानी आप ब्लड रहेगा तो ऑक्सीजन आएगा, ऑक्सीजन की सप्लाई नहीं हो पाती है तो उस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं, एंजाइना पेक्टोरिस बोलते हैं। एंजाइना इंक्लूड द साइन एंड सिम्टम, चेस्ट पेन होगा, डिस्कम्फर्ट टू कॉजेज ऑफ द हार्ट मसल, डज नॉट गेट ऑफ द इनफ ऑक्सीजन, मतलब प्रॉपर अमाउंट में ऑक्सीजन नहीं मिल पा रहा है। ठीक है, जैसे आप याद रखिए ये तुम्हारे पास चेंबर है, तो याद रखना ये जो पोर्शन होता है आर्ट्रियम वाला रीजन हमेशा हमेशा रिसीव करता, वेंट्रिकल वाला रीजन हमेशा हमेशा क्या करेगा, ब्लड को एक जगह से दूसरी जगह सेंड करने का काम करेगा। और ये जो तुम्हारे पास लेफ्ट वाला पोर्शन होता है हमेशा हमेशा ऑक्सीजनेटेड बॉडी ब्लड कैरी करता है, राइट वाला जो पोर्शन होता है डीऑक्सीजनेटेड यानी बैड ब्लड को क्या कर देता है, कंटेन करता है। अपना ऐसे याद रखेंगे। ठीक है, ये हो गया इनके बारे में। अब इटियोपैथोजेनेसिस नहीं किया है तो हम देख सकते हो, नहीं दिया, हमसे पूछा नहीं है। ठीक है, केवल ये पूछा था और हम अंडरलाइन उसी को कर देते हैं यहाँ से। फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट, नॉन फार्माकोलॉजिकल और फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट को हमें बताना पड़ेगा डिटेल में। ठीक, तो नॉन फार्माकोलॉजिकल में तुम्हारे पास चेंज लाइफ स्टाइल, मतलब अपनी लाइफ स्टाइल को चेंज करेंगे तभी एंजाइना पेक्टोरिस हो सकती है। ठीक है, क्यूट स्मोकिंग, मतलब आप क्या करेंगे, ठीक है, उन्हें छोड़ दीजिए। क्या, उन्हें छोड़ने का मतलब जो आप स्मोकिंग कर रहे हैं उन्हें छोड़ना पड़ेगा, उन्हें छोड़ देंगे। फिजिकल इसका साइज प्रॉपर क्या करेंगे, आप इसका साइज वगैरह करेंगे। ठीक है, और क्या अगर यानी क्या होगा, डायबिटीज केयर करेंगे, मतलब आपकी डायबिटीज बढ़नी नहीं चाहिए। ठीक है, इसे भी मेंटेन करेंगे। ठीक है, और तुम्हारे पास क्या लिखा है, अवॉइड हैवी मील, मतलब हैवी मील मतलब क्या होता है, जिसमें कोलेस्ट्रॉल की मात्रा हो ज़्यादा, उसे आपको लेना नहीं है। इनटेक लेस अमाउंट ऑफ द कोलेस्ट्रॉल तथा फैट लेवल आइटम, मतलब क्या कर देते हैं, जो भी आप कोलेस्ट्रॉल तथा फैट लेवल ले रहे हैं कोई फूड आइटम, उसमें कम से कम कोलेस्ट्रॉल तथा फैट की मात्रा होनी चाहिए, तो इससे आप ट्रीट कर सकते हैं। यहाँ लिखा है यानी फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट में क्या होगा, वसोडाइलेशन। अब देखिए ब्लड सप्लाई जो लेके आ रहे तो उसकी डाइलेशन को क्या कर देंगे, थोड़ा चौड़ा कर देंगे, ज़्यादा ऑक्सीजन लेकर आएगा। तो वसोडाइलेशन में नाइट्रेट आते हैं और क्या हो जाते हैं, ग्लाइसिरील आते हैं। बीटा ब्लॉकर में कौन से आ जाते हैं, मेटाप्रोलॉल आ जाते हैं, बिसोप्रोलॉल, ये सब इसके एग्जाम्पल हो गए। कैल्शियम चैनल ब्लॉकर में तुम्हारे पास क्या हो जाएंगे, विराम्पामील आ जाएंगे, और यानी क्या होता है, डिल्टी, ठीक है, डिल्टी जैम आ जाते हैं। एंटीप्लेटलेट ड्रग्स आप दे सकते हैं, पोटेशियम चैनल ओपनर दे सकते हैं, जिसे क्या बोला जाता है, ठीक है, निकोरान डील आ जाते हैं, और क्या आ जाते हैं, पीनासीडी डील आ जाते हैं। ये इसके नाम हो जाएंगे ड्रग्स के, ये सब आप यूज कर सकते हैं एंजाइना पेक्टोरिस को ट्रीटमेंट करने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ रुख करते हैं भैया।
छठा नंबर क्वेश्चन हमसे कह दिया एक्सप्लेन द इटियोपैथोजेनेसिस ऑफ द मायोकार्डियल इन्फेक्शन। अब मायोकार्डियल क्या होता है, जब हार्ट की आप लेयर पड़े होंगे इंडोकार्डियम, पेरिकार्डियम, मायोकार्डियम, तो उसमें मायोकार्डियम में जो कोई इन्फेक्शन होता है तो उसे मायोकार्डियल इन्फेक्शन बोलते हैं। उसका इटियोपैथोजेनेसिस आपको बताना पड़ेगा। तो सबसे पहले मायोकार्डियम इन्फेक्शन के बारे में जान लेते हैं, फिर इसके नीचे जस्ट हम क्या कर देते हैं, इसका इटियोलॉजी भी जान लेते हैं। तो सबसे पहले समझ लेते हैं हार्ट है, तो हार्ट के जो बगल में लेयर होती है वो 3 लेयर होती है। जो सबसे ऊपर वाली लेयर होती है उसे हम इपिकार्डियम, बीच वाले को मायोकार्डियम और अंदर वाले को हम इंडोकार्डियम। तो हमारे मायोकार्डियम में कोई भी दिक्कत होती तो उसे मायोकार्डियल इन्फेक्शन बोलते हैं। एक्चुअली में होता क्या है, मायोकार्डियम इन्फेक्शन जो होता है एक्यूट मायोकार्डियम इन्फेक्शन होता है। हार्ट अटैक इज द कंडीशन इवन विद द यानी डेड ऑफ द कार्डियक टिश्यू, मतलब कार्डियक टिश्यू क्या हो जाते हैं, कभी कभी डेड हो जाते हैं ड्यू टू द यानी डिस्टर्ब ब्लड सप्लाई सही से नहीं हो जाती है, तब दिक्कत हो सकती है। तो इसमें मायोकार्डियल इन्फेक्शन ऐसा कंडीशन होता है जो ब्लड फ्लो ऑफ द पार्ट ऑफ यानी हार्ट, मतलब ये मायोकार्डियम रीजन पे ब्लड की जो सप्लाई होती है ऑक्सीजन लेवल वो नहीं जा पाती, स्टॉप हो जाती है। तो हाईली स्टॉप हो जाती है, हाईली ठीक है इनाडेक्यूट हो जाती है और कॉजेज डेट ऑफ द पार्ट ऑफ हार्ट मसल ठीक डाई। अब ये तुम्हारे पास ये मसल क्या हो जाती है, ये जो मसल है मायोकार्डियम ये वाली मसल को क्या हो जाती है हमारी मर जाती है। तो उस यानी फेल हो जाती है ब्लड को पंप करने में, क्योंकि यही पंप को कराती है कि इसकी जो लेयर होती है वो नहीं करा पाएगी तो मायोकार्डियल इन्फेक्शन हो जाएगा। ठीक, ये हो जाएगा। ये टाइप आप ऊपर देख सकते हैं, हमें इटियोलॉजी कहा था तो इटियोलॉजी आप समझिए। मायोकार्डियल इन्फेक्शन कॉमनली कॉल्ड बाय द रैप्चर ऑफ एन ठीक है एंथ्रोस्क्लेरोटिक हो जाती है। ठीक है, प्लेग विथ द क्रोनिक आर्टरी, मतलब ये आर्टरी हो जाएगी, मान लेते ये आर्टरी नस है, इसके अंदर क्या हो जाएगा, इसे रुकावट हो जाएगी तो ये ब्लड सप्लाई जा ही नहीं पाएगी, तो यहाँ डैमेज हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, तो उसी को मायोकार्डियम इन्फेक्शन कॉजेज कर सकता है। ठीक, रीजन में तुम्हारे पास क्या होता है, रेंटिकुलर हाइपरट्रॉफी हो सकती है, तब भी हो सकता है। कोरोनरी आर्टरी वसो यानी वसो स्पास में हो सकता है, तभी मायोकार्डियल इन्फेक्शन हो सकता है। ठीक है, यानी लिखा आर्टेराइटिस हो सकता है, तब भी आपको मायोकार्डियल इन्फेक्शन हो सकता है। क्रोनिक आर्टराई इम्बोली होती तब भी हो सकता है, यानी हाइपोक्सिया जिसे हम नो यानी क्या होती है कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग बोलते हैं, तब भी आपको मायोकार्डियम हो सकता है। ठीक है, इतने कारण हो सकते हैं मायोकार्डियम के। ठीक है, नेक्स्ट पे आते हैं। दिलवा तोड़ेला थोड़ा थोड़ा राजा जी, कौन सा क्वेश्चन है जी, 7वां है, 7वां भाई। इसमें 7वां नंबर क्वेश्चन कह दिया है राइट अबाउट द क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन ऑफ मेगलोब्लास्टिक एनीमिया। कहेंगे सर आप गाना गाते हैं, गाना नहीं गाते। देखिए रात को देखा जाए तो इस समय 1:06 हो चुका है। ठीक है, क्या कहते हैं, नींद आ रही है तो हम इसलिए कंटिन्यू बोलते जा रहे हैं। ठीक है, और अपनी एक्टिविटी को इंक्रीज कराने के लिए जितना एक्टिव रहेंगे तो हमें नींद भगा सकते हैं। अभी थोड़ा देर हम शांत हो जाएं तो तेज सूझ जाएंगे, तो इसीलिए हम क्या कर देते हैं। ठीक है, तो राइट अबाउट द क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन ऑफ मेगलोब्लास्टिक एनीमिया के बारे में आपको बताना पड़ेगा। तो आपके सामने ठीक है, ए भाई तो आयरन डिफिशियंसी एनीमिया है जी, हमें मेगलोब्लास्टिक एनीमिया यहाँ नीचे दिया इसके बगल में। ठीक है, मेगलोब्लास्टिक एनीमिया को आपको डिफाइन करना भी एक कह रखे हैं भैया, ई का कहा था हो तू आवा एनीमिया कहते हैं तो के कमजोरी धैले बा बोलते हैं ना। ठीक है, वो धली कमजोरी राजा जी, वो वाला गाना सुने होंगे ना भोजपुरी में। ठीक है, तो वही चीज़ें यहाँ से बोल रहा है, मेगलोब्लास्टिक एनीमिया क्या होती है, खून की कमी हो गई भाई इनको। ठीक है, भूख प्यास मर गई है इनकी। तो मेगलोब्लास्टिक एनीमिया क्या होती है, मेगलोब्लास्टिक एनीमिया इज ए कंडीशन इन विच बोन मैरो मैक लार्ज स्ट्रक्चरली एबनॉर्मली इमेच्योर आरबीसी ड्यू टू द लॉक ऑफ विटामिन B12, B9 तथा फोलिक एसिड। कहने का मतलब क्या कह रखा, मेगलोब्लास्टिक एनीमिया एक ऐसी कंडीशन होती है जो हमारी बोन मैरो होती है, जो क्या बनाती है आरबीसी यानी ब्लड का फॉर्मेशन करती है, कौन बोन मैरो कर देता है। अब जब वो क्या कर देती है, स्ट्रक्चरली देखा जाए तो एबनॉर्मल तथा एन इमेच्योर आरबीसी को प्रोड्यूस करता है। ठीक, अब देखिए इमेच्योर यदि आरबीसी होगी तो हमारा ब्लड में क्या हो जाएगी, फोलिक एसिड। ठीक है, सही से काम नहीं कर पाएगा, क्यों, क्योंकि उसे B12 नहीं मिल रहा है, विटामिन B12 नहीं मिल रहा है, विटामिन यानी B9 नहीं मिल रहा, फोलिक एसिड ये सब सफिशियंट अमाउंट में नहीं मिल रहा है, तो हमारा जो ब्लड का फॉर्मेशन हो रहा है तो उसमें क्या हो जाएगी,
जो ब्लड होगा एबनॉर्मली देखा जाए तो इमेच्योर हो सकता है, तो उसी को हम मेगलोब्लास्टिक एनीमिया बोलते हैं। अपनी नॉर्मल भाषा में समझिए क्या होता है। जैसे हमारी देखिए बोन होती है, तो बोन के अंदर ऐसे हैलो लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसे हम क्या बोलते हैं, बोन मैरो। बोन मैरो के अंदर से ही ब्लड का फॉर्मेशन होता है। हमारे ब्लड के फॉर्मेशन के लिए क्या चाहिए, B12 चाहिए और B9 चाहिए, और तुम्हारे पास क्या आना चाहिए, फोलिक एसिड होना चाहिए। ठीक है, फोलिक एसिड होना चाहिए। अब ये इनका जब प्रॉपर अमाउंट में मात्रा नहीं है तो ब्लड का फॉर्मेशन तो होगा, तो हमारे जो भी ब्लड का फॉर्मेशन होगा आरबीसी जो रहेगी वो क्या रहेगी, इमेच्योर, सही से मैच्योर नहीं रहेगी, एबनॉर्मल उसका स्ट्रक्चर रहेगा। तो उस कंडीशन को हम मेगलोब्लास्टिक एनीमिया बोलते हैं। ठीक है, इसका इटियोलॉजी में क्या देखा, लॉक ऑफ फोलिक एसिड, यानी फोलिक एसिड आपके डाइट में नहीं है, इसलिए बोलते हैं साग बरियारे पीटल करवाओ। ठीक, साग को खाना चाहिए। देखिए ग्रीन वेजिटेबल किस लिए खाना चाहिए, जिसमें विटामिन की मात्रा मिले हमें। ठीक है, नहीं तो आपको क्या हो जाएंगी, बहुत सारी दिक्कतें हो जाएंगी। ठीक है, यदि ग्रीन वेजिटेबल नहीं खाएंगे तो आँख की प्रॉब्लम हो जाएगी, जो विटामिन ए की कमी से होता है। ठीक है, विटामिन बी भी कमी हो जाएगी, इसीलिए आपको क्या खाना चाहिए, नींबू बल भर पीटना चाहिए, आंवला बल भर पीटना चाहिए। ठीक, दूध बल भर पीटना चाहिए। ठीक है, ये सब खाना चाहिए। पीटना मतलब समझते हो, ऐसे हम चलो देसी भाषा में कहते हैं खाना आज बल भर पीट दिए। ठीक है, तो उसे खाना मतलब पीटना बोलते हैं अपनी भाषा में। ठीक है, ये हो जाएगा इनके बारे में। नेक्स्ट में लिखा है लॉक ऑफ, ठीक है, यानी लॉक ऑफ द, यानी क्या लिखा है, ठीक है, कोबालामीन, यानी विटामिन B12 अपने खाने में नहीं पाई जाती है। इंटरनल ब्लीडिंग, कभी कभी इंटरनल ब्लीडिंग हो जाएगी तभी मेगलोब्लास्टिक एनीमिया हो सकता है। प्रेगनेंसी के दौरान तो खाना ही खाना है, यानी प्रेगनेंसी के दौरान आपको क्या करना है, आयरन की गोली प्रॉपर अमाउंट में लेनी है, कैल्शियम की गोली लेनी है, प्रोटीन की मात्रा लेनी है, ऐसे आपको क्या करना, मेंटेन करना पड़ेगा, नहीं तो बेबी जो रहेगा उसे एनीमिया हो सकती है, मदर को भी यानी कमजोरी हो सकती है। ठीक, ये हो सकती है। नेक्स्ट में लिखा है इनएबिलिटी, ठीक है, इनएबिलिटी टू एब्जॉर्ब आयरन, मतलब क्या होगा, हमारे शरीर में जो आयरन की एब्जॉर्बेशन हो रहा है सफिशिएंट अमाउंट में नहीं हो रहा, तभी मेगलोब्लास्टिक एनीमिया हो सकती है। ठीक है, तो ये होगा पैथो, यानी इटियोलॉजी हमसे पूछा था, पैथोजेनेसिस भी यहाँ से देख सकते हैं, जिससे में ज़रूरत नहीं है। ठीक है, आप केवल देख सकते हैं। ठीक है, ये मेगलोब्लास्टिक एनीमिया। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे पूछ दिया, यहाँ से आ जाता। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे कह दिया क्या, यहाँ से आ जाते हैं। ठीक, कहाँ चला गया जी, व्हाट इज कोविड-19, कोविड-19 एक्चुअली में होता क्या है और उसका क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन ऑफ कोविड-19, मतलब इसका लक्षण क्या होता है, इसके बारे में आपको बताना पड़ेगा यहाँ से। ठीक है, जैसे कोरोना आया था ना, देखिए कोरोना आया था, कईयों की ज़िंदगी को तबाह कर दिया था। ठीक, और इस पे भोजपुरियों वाले गाना बना दिए थे, क्या बना दिए थे, कोरोना तोर मैयो जिंदाबाद, तोर मौसियो जिंदाबाद, खेसारी लाल का गाना भाई। ठीक है, ये हो जाएगा। सर कहेंगे गाना भोजपुरी क्यों गाते हैं, हम भोजपुरी लवर हैं भाई, देहाती आदमी कितना यही था, हमारे सैड सॉन्ग थोड़ी ना सुनेंगे। ठीक है, वो मुँह वाला वाला गाना हम नहीं सुनते हैं। ठीक है, तो यहाँ कोविड-19 के बारे में आपको बताना, तो कोविड-19 एक्चुअली में होता क्या, जिसे हम सॉर्स कोविड यानी कोविड-19 या कोव-2 बोलता जाता है। ठीक, तो ये क्या लिखा, कोरोना वायरस डिजीज 2019 में, इसे कोविड-19 कॉजेज बाय द नोवल कोरोना वायरस से होता है, नाउ कॉल्ड एज सीवियर एक्यूट रिस्पिरेटरी सिंड्रोम कोरोना वायरस 2 बोला जाता है। ठीक है, कोरोना वायरस को नोवल कोरोना वायरस बोला जाता है। ठीक है, फर्स्ट टाइम आइडेंटिफाई द एमिड एन आउटब्रेक ऑफ रिस्पिरेटरी इलनेस इन कॉजेज द वुहान सिटी, जिसे हम क्या बोलते हैं, ह्यूबई। ठीक है, वुहान सिटी चाइना से क्या हो गया था, प्रोड्यूस किया गया था, किया गया नहीं था, गलती से बोलते मान लेते हो जाता है। ठीक, इससे भी हो सकता है। ठीक है, बहुत सारे देश क्या कर रहे थे, ये बायोलॉजिकल वेपन का प्रयोग कर रहा है। तो ये हो जाएगा कोविड-19 के बारे में, मतलब सिंपल सा कोविड-19 एक तरह का सार्स यानी सीवियर एक्यूट रिस्पिरेटरी सिंड्रोम कोरोना वायरस डिजीज है, जिसमें होता क्या हो गया, ये रिस्पिरेटरी यानी इलनेस को, मतलब सबसे तगड़ा यह इफेक्ट करता है, रिस्पिरेटरी ट्रैक को ये इफेक्ट करता है। ठीक है, वुहान सिटी से ये प्रोड्यूस यानी निकला हुआ था। ठीक है, इसका इटियोलॉजी यहाँ से देख सकते हैं। ठीक है, हमें इटियोलॉजी नहीं, सीधे हमें क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन के बारे में कहा है, तो यहाँ से देख सकते हैं। ठीक है, इससे मोस्ट कॉमन सिम्टम देखा जाए तो सबसे पहले लोगों को फीवर होता था, ड्राई कफ होता था। ठीक है, ड्राई मतलब थकान होती थी। उसके बाद अदर सिम्टम देखा जाए तो एक और पेन होती थी, मतलब उनका सर दर्द, पूरी शरीर दर्द वगैरह करती थी। शोर थ्रोट होता था, मतलब ये शोर वाले जन पे थ्रोट होता था, फिर डायरिया हो जाता था, फिर हेडेक हो जाता था, दिक्कत हो सकती है, यानी लॉस
ऑफ स्पेल मतलब सूंघने की क्षमता उन्हें खत्म हो जाती थी। रेस ऑफ तुम्हारे पास स्किन पे कभी कभी रेसेस पड़ जाते थे, और चेस्ट पेन होता था, प्रेशर होता था, ब्लड प्रेशर, ठीक है, ये सब होती थी जिससे आदमी की डेथ हो जाती थी। तो ये हो जाएगा कोविड-19 के बारे में। ठीक है, नेक्स्ट पे आते हैं। ठीक, अब हेपेटाइटिस क्या होता है, ये भी हमसे क्वेश्चन पूछा, क्या रखा, शॉर्ट नोट ऑन हेपेटाइटिस एंड देयर टाइप के बारे में बताना पड़ेगा। ठीक, तो हेपेटाइटिस क्या होता है, हेपेटाइटिस इज ए कंडीशन ऑफ लीवर इन्फ्लामेशन एज द रिजल्ट ऑफ एंड द इंजरी एंड इन्फेक्शन। कहने का मतलब हेपेटाइटिस देखा जाए तो एक वायरल डिजीज होता है जो सबसे पहले क्या कर देता है, हमारी लीवर पे इन्फ्लामेशन, सूजन कर देता है, और हमारे यानी जो लीवर है उसे क्या कर देगा, इंजर्ड और इन्फेक्शन कर देगा, क्योंकि अब पूरे शरीर पे इसका हो जाएगा कब्जा, क्योंकि हमारे शरीर की सबसे बड़ी ग्लैंड क्या होती है, लीवर ही होती है। लिखा, द मोस्ट कॉमन कॉजेज ऑफ हेपेटाइटिस इज ए हेपेटाइटिस वायरस होता है जो वायरल इन्फेक्शन कॉजेज करता है। ठीक है, हेपेटाइटिस क्या होता है इसे सुनिए, हेपेटाइटिस कॉजेज ड्यू टू द अदर रीजन लाइक एल्कोहल, ड्रग्स, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मेटाबॉलिज्म। कहने का मतलब हेपेटाइटिस मान लेते कोई पर्सन ज़्यादा अमाउंट में क्या ले रहा है, एल्कोहल ले रहा है, ड्रग्स ले रहा है, ड्रग्स का डिस्ट्रीब्यूशन नहीं सही से हमारे शरीर में हो जा पा रहा है, जो लीवर करता है, तो उससे क्या हो जाएगा, हेपेटाइटिस कॉजेज कर सकता है। तो ये होगा हेपेटाइटिस का इंट्रोडक्शन। इसके तुम्हारे पास दो टाइप के होते हैं, एक तुम्हारे पास स्पान ऑफ डिजीज, एक तुम्हारे पास इटियोलॉजी। एक्यूट हेपेटाइटिस होता है, क्रोनिक हेपेटाइटिस। एक्यूट मतलब जो आप नॉर्मल अवस्था में होता है इसे ट्रीट कर सकते हैं, क्रोनिक मतलब खतरनाक टाइप में हो सकता है। ठीक है, इटियोलॉजी देखा जाए तो एक वायरल होता है, एल्कोहलिक होता है तुम्हारे पास, और ड्रग्स इंड्यूस। वायरल मतलब क्या होता है, वायरस के कारण से हो सकता है, जैसे हेपेटाइटिस ए, हेपेटाइटिस बी, सी, डी, ई, एफ, ऐसे कई हो सकते हैं आपके हेपेटाइटिस। और एल्कोहलिक मतलब जो ज़्यादा अमाउंट में क्या कर रहा है, एल्कोहल का कंजप्शन कर रहा है, तब भी उन्हें हो सकता है। ठीक है, तो लिखा है एक्सेस कंजप्शन ऑफ एल्कोहल, कोई मात्रा ज़्यादा अमाउंट में एल्कोहल ले रहा है तब भी उन्हें हो सकता है। यानी ड्रग्स यानी बहुत सारे ड्रग्स होते हैं जो कर सकते हैं लीवर सिरोसिस, मतलब लीवर सिरोसिस हेपेटाइटिस कॉजेज कर सकते हैं, तो ये ड्रग्स के द्वारा हो सकता है। तो ये हो जाएगा हेपेटाइटिस और उसके टाइप यहाँ से हमने देख लिया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे पूछ दिया शॉर्ट नोट ऑन आर्थोआर्थराइटिस, मतलब ये हमसे 10वां नंबर क्वेश्चन पूछ दिया, राइट ए शॉर्ट नोट ऑन आर्थोआर्थराइटिस के आपको शॉर्ट नोट लिखना है। तो आर्थोआर्थराइटिस क्या हो, आर्थो मतलब क्या होता है, जो पैर से रिलेटेड होता है। तो आर्थोआर्थराइटिस इज ए मोस्ट कॉमन क्रोनिक जॉइंट कंडीशन होती है, मतलब आपको जॉइंट जैसे मान लेते हैं एल्बो जॉइंट है, नी जॉइंट है, तो ये सब क्या होती है कि बहुत सारी इसमें दिक्कत होगी, बहुत ज़्यादा दर्द होता भाई। ठीक है, ये सब दर्द हड्डी हम जानते देखिए, जिसका जॉइंट वाले रीजन पे खराब होता बड़ा तगड़ा समझ लो उसकी पूरी ज़िंदगी बर्बाद हो जाती है जॉइंट वाले रीजन पे। ठीक है, तो यही चीज़ें कह रखा, आर्थोआर्थराइटिस इज ए टाइप ऑफ डीजनरेटिव जॉइंट डिजीज होती है डेट रिजल्ट फ्रॉम द ब्रोकन डाउन ऑफ जॉइंट कार्टिलेज तथा अंडर बोनिंग होती, अंडरलाइनिंग बोन होती है। ठीक, मतलब क्या होता है, दो या दो से अधिक, मतलब एक बोन आती है, दूसरी बोन के बोट में ज्वाइंट होती है, उनमें कभी कभी इन्फ्लामेशन हो जाती है, डीजनरेटिव हो जाती है, तो उसी को हम आर्थोआर्थराइटिस बोलते हैं। आल्दो आर्थोआर्थराइटिस कैन डैमेज एनी जॉइंट इंजेक्शन, ये क्या करता है, किसी भी जॉइंट जंक्शन को क्या कर सकता है, डैमेज कर सकता है। इसका इटियोलॉजी देख लेते हैं और क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन देख लेते हैं, क्योंकि शॉर्ट नोट हमसे कहा है। पोस्ट इंजरी मान लेते हैं लिगामेंट इंजर्ड हो जाएगा तब भी आर्थोआर्थराइटिस हो। लिगामेंट क्या होता है, ठीक, लिगामेंट होता है, टेंडन होता है। तो देखिए एक बोन आपके सामने यहाँ हो गई, एक बोन यहाँ हो गई, तो बोन से बोन को एक कार्टिलेज यानी उसके बीच में होता, तो ऐसे कोई ना कोई जोड़ने वाला होता हो जिसे हम क्या बोलते हैं, लिगामेंट बोलते हैं। ठीक है, अब ये क्या हो जाएगा, डिसलोकेशन, मतलब ये वाली हड्डी इधर किसी किसी का पैर देखेंगे ना बाहर की तरफ भाग जाता है, तो समझ लो जो उसे आर्थोआर्थराइटिस हुआ। मेटाबॉलिक डिसऑर्डर, ओबेसिटी, मतलब किसी पर्सन को बहुत ज़्यादा क्या होगी, मोटापा हो गया, तभी आर्थोआर्थराइटिस हो सकता है। पुअर पोस्चर, ये भी हो सकता है। जेनेटिक हो सकता है, डायबिटीज के कारण से आर्थोआर्थराइटिस हो सकता है। कुछ कॉमन रिस्क जैसे हैवी लिफ्टिंग कोई करता है, ठीक है, जैसे हैवी लिफ्टिंग करता है मतलब कोई बहुत ज़्यादा वजन नहीं उठाता तब भी हो सकता है। क्लाइंबिंग जो करता है उन्हें आर्थोआर्थराइटिस हो सकता है। फैमिली हिस्ट्री में इसी क्या हो सकता है, आर्थोआर्थराइटिस हो सकता है। क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन में देखा जाए तो उन्हें जॉइंट पेन बहुत तगड़ा होगा। ठीक है, जॉइंट पेन बहुत तगड़ा होगा। स्टिफनेस ऑफ जॉइंट, जॉइंट क्या हो जाएगी, स्टिफनेस कड़क हो जाएगी उनकी।
मतलब एक बार ऐसे ऐसे करेंगे कट कट आवाज़ आएगी, एक बार बैठ जाए उठने में दिक्कत हो जाएगी, ठीक है। इंड्यूज रेंज ऑफ मोशन, मतलब क्या करेंगे, दौड़ने में उनको दिक्कत हो जाएगी। लॉस ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी, फ्लेक्सिबिलिटी को क्या कर देंगे, लॉस कर देंगे। इन्फ्लामेशन, सूजन हो जाएगी। साउंड द बोन सच एज द क्रैकिंग तथा डीक यानी डीकिंग, मतलब वो क्या करेंगे, जब चलेंगे तो उनकी क्रैक की आवाज़ आएगी, जैसे कुछ नहीं खड़ा होते हैं तो उन्हें आवाज़ टाइप में पर करती, तो वो सब कॉजेज हो सकता है, ठीक है। ये हो जाएगा इनके बारे में। नेक्स्ट समझ लेते हैं किसके बारे में, एक्जिमा दे रखा है, ठीक। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या रखा, एक्जिमा क्या होता है और विथ इटियोलॉजी, मतलब एक्जिमा को डिफाइन करना और इसके इटियोलॉजी को बताना। तो सबसे पहले हम एक्जिमा होती क्या है, कभी कभी देखे होंगे, ठीक है। एक्जिमा के बारे में पहले पढ़ते हैं। कभी कभी देखेंगे स्किन हमारी सूख हो जाती है, उस पर लाल लाल धब्बे हो जाते हैं, कभी कभी क्रैम्प हो जाते हैं, क्रैक पड़ जाते हैं, उसी को एक्जिमा बोलते हैं। इसमें लिखा क्या है, ध्यान से सुनिएगा आप, ठीक है। यहाँ से कह दिया, पहला पॉइंट लिखा है, द टर्म एक्जिमा हैज़ बीन डेराइव फ्रॉम द ग्रीक वर्ड, जिसे क्या बोलते हैं, एक्जियन बोलते हैं। मीन ऑफ द टू बॉयल, ओवर ब्रेक आउट होती है, ठीक है। एक्जिमा इज अ कंडीशन इन विच स्किन बिकम डू ड्राई, मतलब एक्जिमा एक ऐसी कंडीशन होती है जिसमें हमारी स्किन क्या हो जाती है, सूख जाती है, और रेड ईचिंग हो जाती है, रेड छोटे 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 धब्बे दाने हो जाते हैं, बम्पिंग हो जाती है, मतलब उसमें क्या करेंगे, लिक्विड भर जाता है। एक्जिमा इज ए टाइप ऑफ डर्मेटिस डैट हैम्पर्स, ठीक है, हैम्पर द फंक्शन ऑफ द स्किन बैरियर होती है, मेकिंग द स्किन मोर सेंसिटिव एंड ड्राइनेस होती है, तो उसी को हम क्या बोलते हैं, एक्जिमा बोलते हैं। तो ये इंट्रोडक्शन हो गया एक्जिमा के बारे में, और बहुत सारी ये टर्म पूछ सकते हैं आपको, यहाँ से देख सकते हैं टाइप ऑफ एक्जिमा, ठीक। हमसे नहीं कहा है मगर हमारे सिलेबस में है, तो आप देख लीजिए। जैसे मान लेते तुम्हारे पास ये पूछ दिया जाए, ये पूछ दिया जाए, ठीक है, तो हमें सीधे कहा था इटियोलॉजी बताना, ठीक है। तो इटियोलॉजी आपके सामने ये रहा, ठीक। इटियोलॉजी में तुम्हारे पास कॉजेज ऑफ एक्जिमा नॉट कम्प्लीटली नोन, ये नहीं पता कि एक्जिमा किसके कारण से होता है, मगर कुछ कारण है, जैसे कोई किसी को शैम्पू इरिटेशन पैदा कर सकता है, ये कहते हैं यार ये साबुन हमारे लिए सूट नहीं करता, ये साबुन नहीं, शैम्पू नहीं सूट करता, तो वही चीज़ें हो गए, ठीक है। कोल्ड ड्राई वेदर हो सकता है, तब भी हमें ये एक्जिमा हो सकता है। सिगरेट, मतलब क्या होता है, सिगरेट, कोई सिगरेट पीता है तो, स्ट्रेस कोई ज़्यादा अमाउंट में लेता है तो भी हो सकता है। एलर्जेंस के कारण से होता है, पोलन, मोल्ड, डस्ट, माइट के कारण से भी आपको क्या एक्जिमा हो सकता है। जेनेटिक फैक्टर क्या हो सकता है, जेनेटिक फैक्टर से भी आपको एक्जिमा हो सकता है, ठीक। नेक्स्ट में तुम्हारे पास इम्यूनोलॉजिकल डिसऑर्डर के कारण से भी आपको एक्जिमा हो सकता है, ठीक है। तो ये हो गया एक्जिमा के बारे में, ठीक है। नेक्स्ट पे आ जाते हैं, ठीक है। ये आप देखिए, आप इसे देख लीजिएगा, डिफाइन एप्थेल्मोलॉजी, ये हमको पीडीएफ में डाल देंगे तो इसे देख लेना, क्योंकि एप्थेल्मोलॉजी आप पढ़ चुके हैं। उसमें एक डिजीज को पढ़ना कंजक्टिवाइटिस, मतलब इसके बारे में पढ़ना। हम नेक्स्ट पे आ जाते हैं, डिसमेनोरिया पे आ जाते हैं, जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज है, इसके बारे में पढ़ लेते हैं। और इन दोनों के बारे में फिर 30 जो क्वेश्चन एमसीक्यू है उसकी तरफ मूव कर जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे पूछा, शॉर्ट नोट ऑन डिसमेनोरिया, डिसमेनोरिया के बारे में बताना है। तो इसमें देखिए करते क्या है, डिसमेनोरिया ये कंडीशन पेनफुल मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग होती है, मतलब यानी कोई फीमेल रिप्रोडक्टिव पढ़ेंगे मेंस्ट्रुअल साइकिल, तो मेंस्ट्रुअल साइकिल क्या होती है, जो फीमेल में पाई जाती है, ठीक है। तो इनमें क्या होती है, जो मेंस्ट्रुअल साइकिल जो हर मंथ आती है साइकिल, ठीक है, पीरियड जिसे नॉर्मल भाषा में बोला जाता है, तब उसके दौरान क्या हो जाती है, पेनफुल होती है, मतलब बहुत तगड़ा दर्द होता है, तो उसी कंडीशन को हम क्या बोलते हैं, डिसमेनोरिया बोलते हैं, ठीक। ये दो तरह के होते हैं, क्या से हमारे पास दो तरह के होते हैं, एक प्राइमरी डिसमेनोरिया होती है, ठीक है, एक प्राइमरी होती है, एक तुम्हारे पास क्या हो जाएगी, सेकेंडरी हो जाएगी। प्राइमरी को क्या बोलते हैं, स्पास यानी स्पास्मोडिक यानी अनियमित बोलते हैं। इसमें होता क्या हो गया, एक कंडीशन रीअकरिंग मेंस्ट्रुअल क्रैम्प इज नोन एज प्राइमरी डिसमेनोरिया होती है। कहने का मतलब क्या होता है, एट द टाइम ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल उनके यानी जो लोअर एब्डोमिनल होता है उसमें क्रैम्प होता है, बहुत तगड़ा दर्द होता है, ठीक है। से मत यानी ऐसे रगड़ के एकदम से जैसे निचोड़ की तरह, कोई सर रगड़ रहा है कि मतलब कोई निचोड़ रहा है उसकी तरह होता है, ठीक है। सेकेंडरी डिसमेनोरिया जिसे हम यानी क्या बोलते हैं, कंजेस्टिव बोलते हैं। इसमें क्या होता है, एक कंडीशन पेनफुल एसोसिएटेड विद द मेंस्ट्रुअल एराइज विद द प्रेजेंस ऑफ द पेल्विक पैथोलॉजी एज नोन एज सेकेंडरी, ठीक है, सेकेंडरी डिसमेनोरिया बोलते हैं। मतलब ये भी दर्द होता है मगर क्रैम्प की तरह नहीं होता है, ठीक है, तो उसे हम सेकेंडरी डिसमेनोरिया बोलते हैं। इसका इटियोलॉजी क्या हो सकता है, सर्वाइकल स्ट्रेट यानी सकुंचन, मतलब हमारी जो यूट्रस की लाइनिंग होती है उस समय सकुंचन करती है पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट के दौरान,
तो उस समय दर्द होता है। लॉक ऑफ इसका साइज यानी याद रखें, ठीक है, जो फीमेल है एट द टाइम ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल प्रॉपर इसका साइज करेंगे तो ज़्यादा उन्हें, ठीक है, पेन नहीं होगा। ठीक है, IUCD इंट्रा यूट्राइन, ठीक है, कंट्रासेप्टिव डिवाइस होती है, उसके दौरान भी क्या हो सकती है, डिस्मेनोरिया हो सकती है। ठीक है, इसका फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट देखा जाए तो क्या होगा, फिमेनेट ग्रुप के एक केमिकल आता है जिसे हम क्या, मेफोनॉनिक एसिड, मेफ्टॉल इस्पास के नाम से आता है, वो फीमेल को दी जाता है, मगर मोस्टली दिया जाता है एनाफोटान, एक दिया जाता है एनाफोटान टैबलेट आता है, उसको दिया जाता है, और एसिलाक 300 या 150 दे सकते हैं गैस के रूप में। ठीक है, और क्या होगा, प्रोपियोनिक एसिड डेरिवेटिव आता है, जैसे आइबुप्रोफेन बोलते हैं ना, यानी नेप्रोजेन बोलते हैं, मगर मोस्टली ये यूज किया जाता है, एक जो बोलते हैं, ठीक है, एनाफोटान जो बोले थे उसके बारे में आता है। ठीक है, लिखा एंडोमेथासिन, ये भी टैबलेट आता है, इसके रूप में आप दे सकते हैं। तो ये हो जाएगा डिस्मेनोरिया। इसी में हमसे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है यहाँ से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे कह दिया है, राइट स्टेप टू प्रिवेंट HIV एंड कोविड-19 इन्फेक्शन, मतलब किसी पर्सन को कोविड-19 हुआ है या तुम्हारे पास यानी HIV हुआ, तो कैसे उसे हम प्रिवेंट कर सकते हैं। तो HIV को प्रिवेंट करने के लिए क्या करेंगे, काउंसलिंग करेंगे, सपोर्ट करेंगे। पहले लोगों को देखेंगे, अच्छा इन्हें HIV हुआ तो प्रॉपर अमाउंट में चेकअप कराएंगे, प्रॉपर मेडिसिन देंगे, मतलब उसे हम काउंसलिंग करेंगे, उन्हें सपोर्ट प्रोवाइड करेंगे। शेड्यूल टू फॉलो, अब प्लान करेंगे, मतलब शेड्यूल उन्हें फॉलो करने के लिए देंगे कि प्रॉपर अमाउंट में मेडिसिन खाइए, प्रॉपर चेकअप कराइए, HIV का चेकअप होता है। ठीक है, नेक्स्ट में अवॉइड अननोन सेक्सुअल, ठीक है, सेक्सुअल इंटरकोर्स अननोन ह्यूमन, मतलब किसी पर्सन को यदि कोई फीमेल पार्टनर है या मेल पार्टनर है, उसे यदि जानते तभी आप सेक्सुअल में इन्वॉल्व होइए, नहीं तो नहीं होइए। ठीक है, यानी यूज कंडोम एवरी टाइम सेक्स है, यानी यू हैव सेक्स, मतलब आप सेक्स के दौरान करते हैं तो यानी कंडोम का यूज करिए, मेल और फीमेल दोनों इस टाइम प्रेजेंट है। ठीक है, गेट टेस्ट फॉर HIV, मतलब क्या होता है, यदि आपको लगता है तो HIV आप चेक करा सकते हैं ₹1 में हॉस्पिटल पे, अपने नज़दीकी डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल पर जाकर। लिखा डू नॉट इंजेक्ट ड्रग्स, मतलब क्या करें, ड्रग्स को इंजेक्ट न कराएं। एट द टाइम ऑफ सेविंग को ब्लड का चेंज करवाएं, ब्लड जो ब्लेड होता है उसी का चेंज करवाएं। तो ये सब हम क्या कर सकते हैं, HIV को प्रिवेंट करा सकते हैं। कोविड-19 को कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं, कोविड-19 ट्रीट डिफर ऑन द बेसिस ऑफ द सीवियरिटी एंड सिम्टम के द्वारा हम क्या कर सकते हैं, उन्हें देख सकते हैं, जैसे सिम्टम रहता है उसी के अनुसार हम ड्रग्स दे सकते हैं। फिर क्या लिखा है, वियर मास्क एट द पब्लिक प्लेस, मतलब आपको पब्लिक प्लेस पे क्या करना पड़ेगा, मास्क को पहनना पड़ेगा। एवॉइड हैंडशेक, मतलब किसी से हाथ मिलाने से थोड़ा सा एवॉइड करेंगे। ठीक है, यूज सॉप तथा डिसइंफेक्टेंट हैंड वॉश, मतलब आप हाथ धोते समय क्या करेंगे, साबुन का प्रयोग करेंगे। ठीक है, और डिसइंफेक्टेंट की तरह प्रयोग करेंगे। डिसइंफेक्टेंट मतलब ऐसा कोई चीज़ जिससे इन्फेक्शन को हम क्या कर सकते हैं, सही कर सकते हैं, कि नहीं कि हाथ होता है इसे पोछिया लिए, खाना खा लिए। ठीक है, ऐसा नहीं करना है। ठीक है, एवॉइड क्राउड एंड क्लोज कॉन्टैक्ट, मतलब जहाँ बहुत ज़्यादा भीड़ भाड़ रहा है तो वहाँ नहीं जाना है। ठीक, मतलब किसी को क्लोज कॉन्टैक्ट नहीं करने से, किसिंग हो गया इस दौरान नहीं करना है। ठीक, किसी को हैंडशेक नहीं करना, टॉवल का शेयर नहीं करना, इन सब के चीज़ से क्या कर सकते हैं, आप यूज नहीं कर सकते, जिससे हम कोविड-19 को बचा सकते हैं। तो इस तरह से देखा जाए तो हमने शॉर्ट क्वेश्चन आंसर को डिटेल में कवर अप किया, लॉन्ग क्वेश्चन आंसर को हमने डिटेल में कवर अप किया। अब बचा हुआ तुम्हारे पास नीचे ये, ठीक है, ये पार्ट सी में जो पूछा जाता था, इसे भी हम कवर अप कर लेते हैं, तो हमारा सुपर 25 क्वेश्चन की जो सीरीज जारी की गई थी इसकी एंडिंग हो जाएगी। ठीक है, तो इसे आप ध्यान से सुनिएगा, यदि आता है तो अच्छी बात, नहीं आता तो आपका हाय भाई बताने ही वाला है। ठीक है, इसमें सबसे पहले देखा जाए तो आपका पार्ट सी इस पे आ जाते हैं। ठीक है, ठीक है, पार्ट सी इसे हो जाए भाई। ठीक है, पार्ट सी आ जाते हैं, यहाँ से दिख रहा है ना जी, मोबाइल ये तिरछा है। ठीक, चलो कोई टेंशन नहीं। ठीक, यहाँ से आ जाते हैं। ठीक, पार्ट सी पे यहाँ से आ जाते हैं। आपको यदि आता तो अच्छी बात, नहीं आता तो आपका भाई है ही है, बताने के लिए प्रेजेंट है। ठीक है, इसमें क्या क्या कह दिया भाई। ठीक, इसमें क्या पूछ दिया है, शॉर्ट 1 नंबर 2 नंबर 3 यहाँ से आ जाते हैं। ठीक है, अब पहला ही क्वेश्चन आप कमेंट बॉक्स में लिख के दिखाएंगे। ए टिपिकल एक्जिम यानी क्या होता है, एक्जिमा आपको बता दिया गया। ट्रिगर किसके द्वारा ट्रिगर होता, तो यहाँ से आपको फिलअप कर देना है। यदि आप एक यानी एक्जिमा का यदि नोट पढ़ेंगे, ठीक है, तो उसमें पहला ही क्वेश्चन आपको ये बताया गया है। ठीक है, अब तुम्हारे पास, ठीक है, ये हो जाएगा। ये तो पहला पार्ट ए में वो देखते हैं, पहले पार्ट ए बी इधर देखते हैं।
ठीक है। ये हाँ, ये वाला तुम्हारे पास पहले पार्ट का है। ठीक है, हम पहले पार्ट कैसे कर दिए भरने से। ठीक है, यहाँ से आ जाते हैं पहले पार्ट में, यहाँ देखते हैं। तो लिखा है ट्रीटमेंट ऑफ डिजीज मीन ऑफ द ड्रग्स इज नोन एज, मतलब किसी ड्रग्स के द्वारा किसी भी डिजीज का ट्रीटमेंट करते उसे कहा क्या जाता है, फार्माकोकाइनेटिक्स बोला जाता है या फार्माकोडायनेमिक्स बोला जाता है, या उन्हें क्या बोलते हैं, फार्माकोथेरापेटिक्स बोलते हैं या फार्माकोजेनेटिक्स बोलते हैं। उन्हें क्या बोला जाता है, फार्माकोथेरापेटिक्स बोला जाता है। NLEM स्टैंडर्ड फॉर नेशनल इसेंशियल लिस्ट ऑफ इसेंशियल मेडिसिन, जो आप किसमें पढ़े हैं, अभी जल्दी से पढ़ के आए, लाइन इथिक्स में पढ़कर आए हैं। ठीक है, तो यानी लिखा है नेशनल लिस्ट ऑफ मेडिसिन, ये नहीं है। नेशनल लिस्ट ऑफ इसेंशियल मार्केट, ये नहीं है। नेशनल लिस्ट ऑफ इसेंशियल मेडिसिन, मतलब ये वाला इज द करेक्ट ऑप्शन, यहाँ से हो गया। नेक्स्ट में क्वेश्चन पूछे हैं, द प्रिस्क्राइबर शुड बी टेक ऑफ द फॉलोइंग है, मतलब कोई डॉक्टर है यदि प्रिस्क्राइब कर रहा है ड्रग तो क्या सोचता है, वो मैक्सिमम इफेक्टिवनेस होना चाहिए, ये सही है। उन्हें मिनिमम रिस्क, मतलब रिस्क कम से कम होना चाहिए। मिनिमम कास्ट, मतलब वो भी कम से कम पैसे में मिले। ऑल ऑफ दीज इज द करेक्ट ऑप्शन, यहाँ से हो जाने वाला है। ठीक है, एडवाइज द मिनिमम, ठीक है, लिखा है मेजर ब्लड प्रेशर, मतलब क्या होता है, ब्लड प्रेशर को मेजर करने के लिए किसका प्रयोग करते हैं, तो किसका करते हैं, स्फेग्नोमानोमीटर का प्रयोग करते हैं। इसमें क्या रखा, इफ ब्लड प्रेशर 120 80 mmHg है तो इसमें सिस्टोलिक प्रेशर क्या रिप्रेजेंट करता है, कितना, 80, या सॉरी 80 नहीं 120 होता सिस्टोलिक प्रेशर, जो इस पे मार देना, इस पे। ठीक, एंजाइना पेक्टोरिस अकर्स व्हेन व्हाट आर्गन डज नॉट इनफ ऑक्सीजन सप्लाई, मतलब एंजाइना पेक्टोरिस होता है तो किस आर्गन पे हमारा इनफ अमाउंट में, सफिशियंट अमाउंट में ब्लड यानी ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाता है, तो हार्ट पे नहीं पहुंच पाता। तो अभी क्योंकि एंजाइना पेक्टोरिस हार्ट से रिलेटेड था। ठीक, नेक्स्ट पे आते हैं। ठीक है, लिखा है LBL, जिसे हम लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन कोलेस्ट्रॉल इज बैड कोलेस्ट्रॉल, सही है, यानी बिकॉज टू मच, ठीक है, टू मच इन आवर ब्लड कैन बी लीड टू, क्या कर सकता है, ओबेसिटी पैदा करेगा, डायबिटीज पैदा करेगा, ठीक है, आर्थरोस्क्लेरोसिस करेगा। तो मतलब ऑल ऑफ दीज पे आपको क्या कर देना है, इस पे टिक मार देना है यहाँ से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछें, द टर्म हार्ट फेलियर मीन ऑफ द हार्ट हैज स्टॉप वर्किंग कम्प्लीटली, तो ये ट्रू है कि फॉल्स। तो यानी देखा हार्ट फेलियर में क्या हो जाता, पूरी तरह से हमारा हार्ट क्या हो जाता है, काम करना बंद कर देता, तो हार्ट फेल बोलते हैं, ट्रू हो जाएगा। ठीक है, लिखा एम्फाइसेमा इज मार्क बाय, एम्फाइसेमा किसके, यानी एम्फाइसेमा किससे रिलेटेड है, हमारे लंग्स से रिलेटेड है, एल्बुलाई वाले रीजन से। तो इसमें लिखा क्या, इन्फ्लामेशन ऑफ नोजल पैसेज, नो। ठीक है, यानी ट्विस्टिंग ऑफ ट्रैकिया, नो। डैमेज ऑफ एल्वुलर वाल, एल्वुलराई वाल जो होती है वो डैमेज हो जाती है। 10वां नंबर, विच एमॉन्ग दीज आर द लॉन्ग टर्म मेडिकेशन यूज इन अस्थमा, मतलब इसमें से कौन सी ऐसी दवा है जो लॉन्ग टर्म में तो यूज की जाती है। ठीक है, लिखा है तुम्हारे पास क्या रखा है, जैरिक, ठीक है, जैफीर लू या लूकोकॉस्ट, ये तो प्रयोग किया जाता है। मोन्टिला कॉस्ट ये भी किया जाता है। इनहेलेशन कॉर्टिकोस्टेरॉइड, मतलब इस तरह से देखा जाए तो ऑल ऑफ दीज इज द करेक्ट ऑप्शन आपके सामने ये रहा। ठीक है, नेक्स्ट पे हम आ जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पे आ जाते हैं, इसमें हम पार्ट सी देख लेते हैं भाई। ठीक है, पार्ट सी इसका हम देख लेते हैं यहाँ से। ठीक है, इसमें क्या कर दिया है, पार्ट सी यहाँ से देख लेते हैं, आपके सामने ये रखा। ट्यूबरकुलोसिस कॉजेज बाय, ट्यूबरकुलोसिस किसके कॉजेज से होता है, माइकोबैक्टीरियम, ठीक है, माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस होता है। क्या होता है, ट्यूबरकुलोसिस के कारण से होता है, एक कॉजेटिव एजेंट है टीबी का। ठीक है, पोलियोनेफ्राइटिस इज इन्फ्लामेशन ऑफ, इन्फ्लामेशन, ये जो सेम टू सेम क्वेश्चन आपके, ठीक है, पेपर 2023 में पूछा गया है। ठीक है, ये पेपर 2023 का है, तो इसमें पूछा हुआ था। ठीक है, कहाँ गया और कहाँ गया बेटा, ठीक है, लिखिए पोलिनेफ्राइटिस इन्फ्लामेशन ऑफ किडनी, देखो किडनी पे टिक मारना है। तो यहाँ पर आपको क्या करना पड़ेगा, पोलिनेफ्राइटिस इन्फ्लामेशन ऑफ किडनी, किडनी में एक्चुअल में से नेफ्रॉन होना चाहिए था, मगर किडनी दे रखा तो किडनी पे मारेंगे। मेजरली अफेक्टेड ऑर्गेन बाई हेपेटाइटिस, मतलब हेपेटाइटिस में कौन सा ऑर्गेन ज़्यादा इफेक्ट होता है, तो ये भी पूछा गया था 2023 में, तो लीवर होता है। गोनोरिया इज ए, मतलब गोनोरिया देखा जाए तो कौन सी डिजीज है, सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज है, STD यानी डिजीज होती है, सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज। ठीक है, नेक्स्ट में लिखा है पेशेंट इन्फेक्टेड विद द यन गोनोरिया, ठीक है, और ऑफ्टेन को इन्फेक्टेड विथ, किससे होता है, को इन्फेक्टेड किससे होता है, इसके बारे में आपको बताना पड़ेगा। ठीक है, ये क्या बोल दी,
तो हमसे कह रखा है यन गुणराई होता किससे इन्फेक्टेड होता, किसके साथ इन्फेक्टेड होता, उसी को आपको ट्रीट यहाँ से लिख देना, उसका कॉजेटिव एजेंट लिख देना यहाँ से। चलिए PDF में हम आपको फिलअप करके दे देंगे, ठीक है। यहाँ पर भी इसे भी सबको आपको क्या करना पड़ेगा, ठीक है, डिफाइन करना पड़ेगा, इनकी डिफिनेशन लिखनी पड़ेगी 1 नंबर वाला। तो इसे भी हम क्या करेंगे, जो PDF आएगा उसमें हम क्या करेंगे, पूरी तरह से आपको प्रोवाइड करा देंगे यहाँ से। फुल नेम ऑफ सार्स, इसे आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिख के दिखाइए, क्योंकि कोविड-19 वाले पे ये आपको बता दिए थे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाते हैं यहाँ से पार्ट सी पे, इस पे क्या रखा है, यहाँ पर आ जाते हैं, ठीक है। इस पे भी आपको क्या करना है, बहुत सारी चीज़ें आपको, ठीक है, PDF में प्रोवाइड करा दी जाएगी, ठीक है। तो इसमें तुम्हारे पास पहला क्वेश्चन यहाँ से लिखा है एक्जिमा, ठीक है, यानी ए टॉपिकल एक्जिमा कैन बी ट्रिगर्ड बाय, किसको ट्रिगर करती, इसके यानी किसके द्वारा ट्रिगर की जाती, किसके द्वारा की जाती उसको बताना। डिप्रेशन कौन काजेज करता है, लाइफ स्टाइल हो सकती है, ठीक है, मान लेते तो डिवोर्स हो गया, ब्रेकअप हो गया, पैसा नहीं है, इलनेस हो गया, तो डिवेस यानी तुम्हारा डिप्रेशन हो सकता है। प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम क्या होता है, मतलब प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम देखा जाए तो इसमें क्या होती है, पहले ही मतलब मेंस्ट्रुअल साइकिल से पहले ही क्या हो जाती है, मेंस्ट्रुअल पीरियड आ जाता है। इन्फ्लामेशन ऑफ आईलिड, यानी हमारी आंखें जब फूल जाती है तो उसे हम क्या बोलते हैं, ठीक है, ब्लैंक, ठीक है, ब्लैंक, ठीक है, ब्लैंफेरिटिस बोलते हैं, ठीक है, इसमें ये हो जाएगा। PCO द फर्स्ट डिस्क्राइब बाय, PCO को पहले डिस्क्राइब किए थे, कौन किए थे, स्टैन, ठीक है, स्टैन एंड लेवेन, ठीक है, लेवेंथॉल करते हैं कब, इन 1935 में किए थे। अब एंटीब्रेंकियल एंटी माइक्रोबियल ड्रग्स क्या होती है, ऐसी दवा जो हमारे पास माइक्रो ऑर्गेनिज्म को ट्रीट की जाती है उसे एंटी माइक्रोबियल ड्रग्स बोलते हैं। हेल्थ प्रॉब्लम में सिरोसिस में कौन सा हेल्थ प्रॉब्लम देखने को मिलता है, भी PDF में आपको प्रोवाइड कर जाएगा। एस्केबिस क्या होता है, ठीक है, अब यहाँ पर लिखा जॉइंट अफेक्टेड द आर्थराइटिस कौन सा होता है, आर्थराइटिस को डिफाइन कर देना है यहाँ से, ठीक। तो इस तरह से देखा जाए तो हमने सुपर 25 क्वेश्चन में जितना हमने कहा था उसे उतना कवर अप कर लिया। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।